यार स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है तो बता दो। ठीक है, चलो थैंक यू यार। तो जो मैंने प्रीवियस सेशन करवाया था एक क्यूबरनेटीज़ पे, तो उसमें मैंने काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें कवर की थी। अगर कोई इशू हो आवाज़ से रिलेटेड या शेयरिंग से रिलेटेड, वीडियो शेयर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे चैट पे बता देना फ़ौरन, ठीक है? तो ठीक है, खैर मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। तो लास्ट टाइम जो मेरा सेशन था फर्स्ट वाला ऑन क्यूबरनेटीज़, तो उस पे मैंने पॉड्स तक बात करी थी और मैंने एक डेमो भी दिया था कि पॉड्स और रेजिलियंस कैसे क्यूबरनेटीज़ में होती है। तो खैर आज जो है मैं पूरा हैंड्स ऑन मेरा प्लान है, तो मैं स्लाइड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इतना, तो डायरेक्ट हम क्लस्टर के ऊपर काम करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा बस एक झलक दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम शॉर्ट्स। अच्छा, ये स्लाइड्स मैं अपनी रिपोजिटरी में डाल दूँगा, अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग ले लेना। तो लास्ट टाइम ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी मैंने कि पॉड क्या होता है। एक रैपर होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन हो रहे होते हैं, और हम सिंगल कंटेनर पर पॉड वाला मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी लास्ट टाइम। और कैसे पॉड बनता है, और पॉड इटसेल्फ इज़ अ कंटेनर, तो वो खुद भी एक कंटेनर ही होता है। सम पीपल डिबेट के वो एक वर्चुअल मशीन होता है, या इस तरह की कुछ डिबेट करते हैं लोग, बट वो खुद एक कंटेनर होता है जो बाकी मल्टीपल कंटेनर्स को रन करवा रहा होता है एक ही सिंगल आईपी के साथ, और सारी नेटवर्किंग उन कंटेनर्स के दरमियान शेयर्ड होती है। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, तो आप प्रीवियस सेशन अगर आप पहले देखोगे तो आपको समझ आएगा, वरना आपको आगे समझ नहीं आएगा। तो मैंने अपनी जो मैंने पोस्ट करी थी वहाँ पे मैंने एक लिंक भी डाली हुई है, और मैं यूट्यूब पे आप मेरे नाम नाम से सर्च कर लोगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी प्रीवियस सेशन की। तो आज स्टार्ट करना है अब पॉड से ही। लास्ट टाइम भी मैंने पॉड तो कवर कर लिया था, बट एक अगेन हल्का सा मैं एक रिव्यू दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्यूबरनेटीज़ पे। हाँ, डायरेक्ट हम क्लस्टर पे काम करते हैं। अच्छा, तो पॉड जो है मैंने भी वैसे ही बता दिया कि एक रैपर कंटेनर कंटेनर होता है जो बाकी कंटेनर जिसके अंदर रन हो रहे होते हैं। अच्छा, तो और कुबरनेटिस का स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट होता है और एफएमएरएल होता है। मींस के अगर लेट से आपका डेटाबेस का पॉड चल रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टोरेज जो है ना, अगर आपका पॉड डिलीट हुआ तो आपकी जो स्टोरेज थी वो डिलीट हो जाएगी, वो परसिस्टेंट नहीं होती। अब उसको परसिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, वो एक आगे का परसिस्टेंट वॉल्यूम का एक टॉपिक है, तो वो वहाँ पर मैं कवर कर लूँगा किसी दूसरे सेशन में। बट फॉर नाउ आप ये सोचो कि पॉड जो होता है वो एफएमएरएल होता है। उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। अगर पॉड डिलीट होगा तो आफ्टर, मतलब आप कुबरनेटीज़ जब नया पॉड बनाएगा तो उसमें एक नई वॉल्यूम माउंट होती है हमेशा। तो अच्छा, मैं अगेन जेएस पेंट से एक दिखा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो सिंपल हमारे पास एक क्लस्टर होता है जिसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं। नोड्स मीन मशीन्स होती हैं हमारे पास क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह मशीन्स, मैं थोड़ी सी गलत बना रहा हूँ, फिर मल्टीपल मशीन्स होती हैं। ये मशीन्स हैं, सही है। लेट्स से मैंने दो मशीन्स, तीन बना ली, चले। ये मेरे नोड्स हैं, N1 N2 N3, और ये मेरा क्लस्टर है, क्लस्टर, ठीक है। अब एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं और नोड्स के अंदर हम पॉड्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉड हो सकता है P1, और पॉड्स जो होते हैं वो रैंडमली शेड्यूल हो जाते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक
नोड के ऊपर आपको पॉड को शेड्यूल करना हो तो वो हम एक अलग नोड सेलेक्टर्स और डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं, तो वो आगे की चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्पेसिफिक नोड के ऊपर ही हमेशा आपका पॉड शेड्यूल हो। कि जैसे लेट से मैं चाह रहा हूँ कि हमेशा मैं जितने भी पॉड्स बनाऊँ वो मैंने नोड 2 के ऊपर ही जाके शेड्यूल हो, तो उसके उसका एक तरीका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर अच्छा, तो हाँ, तो मल्टीपल नोड्स होते हैं एक क्लस्टर के अंदर, और हर नोड के अंदर मल्टीपल एन नंबर ऑफ आप पॉड्स बना सकते हो। मतलब इट डिपेंड्स के उस नोड की उस नोड को आपने कितनी रैम दी हुई है, कितना सीपीयू दिया हुआ है, कितना स्टोरेज दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन डेट आप कितने भी पॉड बना सकते हो उस नोड के अंदर। अब जैसे मैंने P1 तो बना लिया, अब हो सकता है कि P2 मेरा यहाँ पर शेड्यूल हुआ हो पी नोड 2 पे, और हो सकता है P3 मेरा इधर हो गया हो, फिर P4 जो है हो सकता है वो इधर शेड्यूल हो गया हो। तो इस तरीके से शेड्यूलिंग कर रहा होता है कुबरनेटिस। वो देखता है कि यार जो बेस्ट नोड होता है, जो जब रिक्वेस्ट आती है, जब हम कमांड देते हैं एपीआई सर्वर को। अब एपीआई सर्वर क्या होता है, ये सब मैंने प्रीवियस सेशन में बहुत ज़्यादा इन डिटेल मैंने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो अगर किसी को अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो फिर पहले वाला सेशन देखे और फिर बाद में इसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से रैंडमली शेड्यूलिंग होती है, और P5 जो है वो यहाँ पे बन सकता है। अब पॉड के अंदर ना मैंने बताया था कि मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं हमारे पास। जैसे हो सकता है यहाँ पर आप 2 कंटेनर बना लो, मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकता है, सिंगल कंटेनर भी हो सकता है। जैसे लेट से मैंने P3 और P2 में एक ही कंटेनर बनाया है, इसमें 2 बना दिए, इसमें हो सकता है 3 कंटेनर हों P5 के अंदर। लेकिन हम जो मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं वो बेसिकली 1 कंटेनर पर पॉड वाला मॉडल हम फॉलो करते हैं, विच इज़ द बेस्ट मॉडल। और इसको क्यों हम प्रेफर करते हैं, ये मैंने अगेन लास्ट सेशन में चीज़ें डिस्कस की थी कि वन पॉड ओ सॉरी 1 कंटेनर पर पॉड मॉडल हम क्यों फॉलो करते हैं, और मल्टीपल कंटेनर्स हम क्यों नहीं बनाते एक पॉड के अंदर। लेकिन इसके भी समटाइम कुछ यूज़ केसेस होते हैं, वो भी मैं अगेन डिस्कस कर लूँगा। जैसे मैं अगर दिखाऊँ आपको तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एनाटॉमी ऑफ पॉड के पॉज कंटेनर, बेसिकली पॉड ही एक पॉज कंटेनर होता है। पॉज कंटेनर बेसिकली आपकी नेटवर्किंग वगैरह कर रहा होता है सारे पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर्स होते हैं उनकी, और जितनी भी आईपी भी शेयर हो रही होती है, और सारी चीज़ें नेटवर्किंग रिलेटेड जो भी स्टफ होता है वो सारा शेयर्ड होता है यूजिंग दैट पॉज कंटेनर। और पॉज कंटेनर ही एक्चुअली पॉड होता है हमारा। तो ये सारा बुक में भी लिखा हुआ है, ये मैंने बुक का ही रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हो स्लाइड से। मैं कह यार अभी आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फोकस करना है इसके ऊपर, हैंड्स ऑन के ऊपर ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने कवर की हुई हैं। अच्छा, वॉच लूप्स और डिज़ायर्ड स्टेट, इसके ऊपर भी मैं अगेन आता हूँ। खैर मैं ये चीज़ दिखा रहा था कि लेट्स से अगर मेरे पास एक कुबरनेटिस का पॉड है जिसके अंदर लेट्स से मैंने एक इंजन एक्स का कंटेनर बनाया हुआ है, और नोड जेएस और इंजन एक्स एक ही कंटेनर में चल रहे हैं अभी आप अज्यूम करें, और एक कंटेनर है जो माई सीक्वल का है, और मैंने एक ही पॉड के अंदर इन दोनों कंटेनर्स को बनाया हुआ है। तो द इशू इज़ के अगर आपके माई सीक्वल वाले कंटेनर को कुछ होता है तो क्या होगा कि आपका पूरा पॉड डिलीट कर देगा कुबरनेटिस। कुबरनेटिस ये करता है कि एक भी कंटेनर अगर पॉड में फंक्शनल नहीं है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कोई भी फेलियर आया हुआ है, तो उस पूरे पॉड को डिलीट करके एक नया पॉड बना देता है, जिससे और विद द सेम स्पेसिफिकेशन वगैरह जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई होती हैं चीज़ों की, सीक्रेट्स वगैरह देने होते हैं, सारी चीज़ें वही लेकर एक नया पॉड बना देता है, और पुराने वाले को वो थ्रो कर देता है बिल्कुल ही। तो लेट्स से अगर मेरा माई सीक्वल का कंटेनर किसी वजह से कोई फेलियर आ जाता है और मेरा बंद हो जाता है, तो ये पूरा पॉड डिलीट हो जाएगा। अगर ये पूरा पॉड डिलीट होगा तो मेरा जो इंजन एक्स का सर्वर था या नोड जेएस का कंटेनर था जो मेरा परफेक्टली चल रहा था, वो मेरा सर्विस देना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेहतर, एक तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पर पॉड 1 कंटेनर बनाएं। अगर मैं इस माई सीक्वल कंटेनर को एक ही पॉड में डाल देता, अलग पॉड में डाल देता, तो होता ये कि भले से वो बंद हो जाता,
तो उस पॉड में क्योंकि बाकी कंटेनर नहीं रन हो रहे होते, तो वहाँ पर nginx क्योंकि रन ही नहीं हो रहा होता उस पॉड में, जिस पॉड में MySQL होता। तो वहाँ पर अगर MySQL फेल होता है तो दूसरा कोई कंटेनर क्योंकि था नहीं, तो उसकी सर्विस रुकेगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने मल्टीपल कंटेनर्स डाल दिए सेम पॉड के अंदर, तो अगर एक भी फेल होगा तो दूसरा सर्विस देना जो पहले सही सही से सर्विस दे रहा था वो भी सर्विस देना बंद कर देगा। तो हम वन पॉड पर सॉरी वन कंटेनर पर पॉड का मॉडल फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरी एक यूज़ केस ये है कि आप मल्टी कंटेनर कब बनाएंगे पॉड के अंदर। मैंने जैसे बोला कि समटाइम्स हमें जो है बनाना पड़ जाता है, क्या नाम है, मल्टीपल कंटेनर्स हम बनाते हैं एक पॉड के अंदर। तो वो क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ ना। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, तो अब लेट्स से अगर मेरे पास एक मेरी वेब एप्लीकेशन है, उसका कोड पड़ा हुआ है गिटहब पर, ठीक है, गिटहब पर कोड पड़ा हुआ है। अब मुझे करना ये है कि मेरी एप्लीकेशन है यहाँ पर, सही है, और मेरे पास एक पॉड है, ठीक है। अब मुझे अपनी एप्लीकेशन, मेरी जो मेरा जो पॉड है यहाँ पर, उसके अंदर एक लेट्स से नोड, क्या नाम है, एक्सप्रेस चल रहा है। अब एक्सप्रेस को रन करने के लिए ना मुझे एप्लीकेशन का कोड चाहिए होगा। इस वाले कंटेनर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो कोड भी आपके लिए फैच करके लेकर आए। इसका काम ये है कि वो सिर्फ एक्सप्रेस रन करेगा, आपकी एप्लीकेशन रन करने का काम है इसका। इसका काम ये नहीं है कि वो गिटहब पर भी जाए, कोड भी क्लोन करके लाए आपके लिए, ये सब काम आपके लिए करे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम ड्यूटीज़ जो होती हैं वो इस तरह, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर रहे होते। हम बेहतर ये कर लेते हैं कि एक ही पॉड में अगर आप दूसरा एक इनिट कंटेनर बना लो। अब इनिट कंटेनर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वो अपना काम करता है और काम ख़त्म करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मीन्स के अच्छा, इनिट कंटेनर के डिस्ट्रॉय होने से पॉड डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन अगर आपका जो साइड कार कंटेनर होता है, साइड कार कंटेनर मीन्स साइड कार वो कंटेनर होता है जो मेन कंटेनर के साथ कंटिन्यूसली रन हो रहा होता है। लेकिन इनिट कंटेनर कुछ टाइम के लिए रन होता है और अपना काम ख़त्म करके और फारिग हो जाता है। तो लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर एक इनिट कंटेनर होता जो कोड को पुल करता, और मैंने इस इनिट कंटेनर में लेट्स से कोई वॉल्यूम माउंट करा हुआ था। उस वॉल्यूम के अंदर मैं क्या करता कि डेटा को फैच कर लेता गिटहब से, इसके इनिट इनिट कंटेनर में क्लोन व्लोन की कमांड्स चला के या जो भी काम करना था। अब इस वॉल्यूम में डेटा आ चुका है, वॉल्यूम में डेटा आ गया तो मेरा इनिट कंटेनर एग्जिट कर जाएगा, और यही वॉल्यूम मैं इस कंटेनर की किसी डायरेक्टरी में स्लैश समथिंग करके मैं जो है ना पाथ दे के मैं माउंट कर लूँगा। अब इनिट कंटेनर का भी मैं डेमो करवाऊँगा, बट मैं एक यूज़ केस बता रहा था कि इनिट कंटेनर कैसे काम करते हैं और हम इनिट कंटेनर्स क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स एक पॉड के अंदर कब होने चाहिए आपके पास। तो इनिट कंटेनर एक यूज़ केस है, और दूसरा यूज़ केस है कि साइड कार कंटेनर्स भी होते हैं कुछ हमारे पास। तो साइड कार कंटेनर्स क्या होते हैं, वो उसकी एग्जांपल यहाँ पर जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। एक बेहतर एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपके पास एक प्रॉक्सी कंटेनर चल रहा है nginx का, जो क्या करता है कि रिक्वेस्ट को रिसीव करता है पहले खुद, और फिर नोड के बैकएंड को आपके दे रहा होता है। तो यहाँ पर प्रॉक्सी वाला जो काम हो रहा होता है, इस तरह के लिए, इस तरह के जो यूज़ केसेस होते हैं वहाँ पर हम क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, इसका सिर्फ काम ये है जहाँ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है वहाँ पर हम सेपरेशन कर देते हैं। मींस के हम अलग अलग पॉड के अंदर चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं। अब जैसे माई सीक्वल है, माई सीक्वल और बैकएंड की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बैकएंड और माई सीक्वल एक, मतलब बैकएंड को लाजमी माई सीक्वल को रिक्वेस्ट वगैरह करनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट प्रॉक्सी वाला काम है कि भाई रिक्वेस्ट रिसीव करी, इसी के लिए रिक्वेस्ट आई थी बस, लेकिन हमने एक प्रॉक्सी मैकेनिज्म या हमें कुछ सिक्योरिटी चेक्स या nginx को एज अ प्रॉक्सी यूज़ करना था, तो हमने बस यहाँ पर एक कंटेनर बना दिया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नोड जो है वो इसके बगैर सर्व नहीं कर सकता। आप इसको अगर डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट करो बगैर nginx के, अगर आपने nginx कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं की हुई, तो भी वो ये काम कर लेता है,
ठीक है, तो नोड जेएस जब आप लोकल होस्ट पे चला रहे हो तो आप तो बगैर nginx से चला रहे होते हो ना, तो नोड जेएस क्या आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ज़रूर करता है। तो अ, अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो आप क्या करो कि अलग अलग पॉड्स के अंदर उनके कंटेनर्स बताओ। जैसे मैंने बताया कि बैकएंड और माई की क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करो कि माई का एक अलग पॉड, मतलब माई का जो कंटेनर है वो अलग पॉड में अकेले रन करो, और बैकएंड का जो पॉड है वो अलग पॉड में अकेले रन, और बैकएंड का जो कंटेनर है वो अलग पॉड में अलग तरीके से रन करें आप। तो ये एक तरीका है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और अच्छी एग्जांपल, ये थोड़ी सी बेहतर थी, ये उससे भी बेहतर है कि हमने क्या कर दिया कि कैशे लगा दिया। अब बेसिकली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो उसी वक्त फॉरवर्ड होगी जब क्या नाम है, कैशे मिस होगा। अदरवाइज आपका जो मतलब जो रिक्वेस्ट है वो, अगर आपका कैशे मिस आ रहा है ना, तो ही फॉरवर्ड होगी, लेकिन अगर आपका हिट आ रहा है तो वो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स दे देगा यहीं से। तो ये एक है। तो इस तरह के कुछ यूज़ केसेस होते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये एक अच्छा यूज़ केस है कि हमने कैशे लगा दिया है, और कैशे से हम देख रहे हैं कि यार इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या नाम है, यूज़र को सर्व कर रहे हैं। अगर नहीं पड़ा हुआ तो हम क्या नाम है, अपने बैकएंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर डेटा। अच्छा, अब ये मल्टीपल कंटेनर्स कैसे बनते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पॉड की एक YAML फाइल है। बेसिकली सिंपल इतना होता नहीं है। आपको अगर ये सिंटैक्स वगैरह याद करना है तो वो इजीली आप कर सकते हो। वो कमांड्स होती हैं, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे। मैं अभी कुछ कमांड बताऊंगा। रिकर्सिव की एक कमांड होती है जिससे आपको पूरा एक्सप्लेन आप करोगे ना, क्यूब सी टी एल एक्सप्लेन की कमांड, उससे आपको आपको लेट्स से अगर पॉड का पूरा टेम्पलेट चाहिए, आप लिखो क्यूब सी टी एल एक्सप्लेन पॉड, तो वो आपको पूरा पॉड का टेम्पलेट बता देगा कि पॉड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मेटा डेटा, स्पेक्स, कंटेनर्स। अब जो कंटेनर्स का एट्रीब्यूट होता है ना, अब यहाँ पर मैं YAML फाइल तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इट्स मतलब आउट ऑफ द, मतलब वो उससे कुछ ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। तो आपको YAML का सिंटैक्स और YAML कैसे लैंग्वेज है, कैसे काम करती है, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बाकी ये कंटेनर्स, अब कंटेनर्स का जो एट्रीब्यूट है, आप उसके अंदर ये बेसिकली एक एरे होती है। यहाँ पे हम मल्टीपल कंटेनर्स बता देते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, पहला nginx का कंटेनर है मेरा, दूसरा डेबियन का कंटेनर है, और जैसे ही पॉड बनेगा उसमें ये दोनों कंटेनर्स मेरे रन हो जाएंगे। अब मैं इसको चला कर दिखाऊँ अगर, तो आई थिंक मैं इनिट कंटेनर चलाता हूँ। मेरे पास इनिट की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो खैर मैंने एक क्लस्टर बनाया हुआ है अपने पास, जो कि, एक सेकंड, मेरी आवाज़ आ रही है ना, कुछ इश्यू तो नहीं हो रहा। ठीक है यार। अच्छा, मैं यहाँ पे यार, मेरे पास डेस्कटॉप पे ना एक डायरेक्टरी है क्यूबरनेटीज कार्टास के नाम से। हम यहाँ पर चलते हैं, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको बाद में फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स जो है ना, जो जो क्यूबरनेटीज के बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। अब जैसे मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनिट कंटेनर्स। क्या वो कोई कुछ बोला है? No le atacarás a eso. माइक बंद कर लो सज्जाद। ठीक है, सज्जाद माइक बंद कर लो, वो आवाज़ आ रही थी। अच्छा, तो खैर मैं ये बता रहा था कि ये मेरे पास डायरेक्टरी है जहाँ पर
मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने बेसिकली लिख दिए। मतलब यहाँ पे डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं हर टॉपिक की मैंने। अब अभी हम जो है वो इनिट कंटेनर्स देख रहे हैं, क्योंकि तो मैं इनिट कंटेनर में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ इनिट कंटेनर्स कहाँ है। ये रहा, बस सी डी करता है इनिट कंटेनर्स, तो यहाँ पे उसकी YAML फाइल पड़ी हुई थी। अब अगर मैं इसको कैट करूँ ना, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मैंने एक डिप्लॉयमेंट बनाई हुई है। अच्छा, पहले मुझे आपको डिप्लॉयमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिप्लॉयमेंट क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले मैं अगेन जेएस पेंट पे ले आता हूँ। जब आप पॉड बनाते हो ना क्यूबरनेटीज़ में, तो आपको पॉड बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप डायरेक्ट ना kubectl रन की कमांड होती है, आप उससे पॉड बना लो, kubectl रन की कमांड, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप सिंपल, जैसे अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊँ, मैंने लास्ट टाइम भी बनाकर दिखाया था वैसे ही है, कि जब आप kubectl रन की कमांड से बनाओगे ना कोई पॉड, अभी देखो मेरे पास ऑलरेडी मेरी FYP की डिप्लॉयमेंट्स वगैरह हुई हुई हैं, तो ये उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बट मैं यहाँ पर एक nginx के नाम से एक पॉड बनाता हूँ, स्टैटिक पॉड, ठीक है। रन की कमांड से मैंने लिखा kubectl रन nginx, और मैंने बता दिया कि उसकी इमेज क्या होगी। पॉड के अंदर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कंटेनर बन जाएगा, और मैं उस कंटेनर की इमेज बता रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिख दिया nginx, nginx लिख देता हूँ बस, और बस ये बना देगा मेरे लिए एक पॉड। तो इसमें देखो आप लिखा हुआ है पॉड nginx क्रिएटेड। लेकिन अब अगर मैं इसको डिलीट करूँगा ना, डिलीट करूँगा तो कुबरनेटिस क्या करेगा, इसकी जगह कोई नया पॉड नहीं बनाएगा मेरे लिए। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये मैंने एक स्टैटिक मतलब डायरेक्ट ऐसी पॉड बना दिया। इसको कोई लूप, कोई वॉच लूप या कोई देखने वाला बंदा नहीं है कि यार मेरी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है। ये मेरी डिज़ायर्ड स्टेट नहीं थी, मैंने बस कुबरनेटिस को बताया ही नहीं, बताए बगैर मैंने पॉड बना दिया, लेट्स से। अगर आपको कुबरनेटिस के वॉच लूप्स को बताना है जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट देखें, मतलब आपको डिज़ायर बतानी है अपनी कुबरनेटिस को कि कुबरनेटिस आपकी डिज़ायर को देखता रहे 24 घंटे, और अगर आपकी डिज़ायर्ड स्टेट से कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, लेट्स से अगर आपने कुबरनेटिस को बोला है कि मुझे 5 पॉड्स चाहिए, लेट्स से, और 5 में से अगर एक भी पॉड बंद होता है, लेट्स से 4 हो गए, तो कुबरनेटिस क्या करेगा, खुद ब खुद 4 से आपको 5 करके देगा। तो ये एक क्या नाम है, फ़ायदा है कुबरनेटिस का। तो ये रेजिलियंस आपको प्रोवाइड करता है कुबरनेटिस। अब लेट्स से अगर आपने 5 से 6 कर दिए, आपकी डिज़ायर्ड स्टेट थी 5 डिज़ायर्ड स्टेट, और आपने करंट स्टेट कर दी, लेट्स से आपने स्केल अप कर दिया, लेट्स से 8 7 8 कर दिया, तो कुबरनेटिस यहाँ से भी मतलब जो आपने एक्स्ट्रा बनाया है उनको भी डिलीट कर देगा। तो ये क्रिएट भी कर देता है और डिलीट भी कर देता है। तो ये दोनों फ़ायदे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं एक सेकंड, आई थिंक कोई चैट में कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपने ये डिजायर्ड स्टेट बताने वाला काम करना है ना, अभी अगर आप रन की कमांड से चला रहे होगे ना, कोई पॉड बनाओगे, तो उसमें क्या होता है कि कोई डिजायर्ड स्टेट नहीं बता रहे होते आप मतलब ये डायरेक्ट ऐसी पॉड बन जाता है। अगर आपको डिजायर्ड स्टेट बतानी है ना अपनी, तो हम यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर्स, डिप्लॉयमेंट, या क्या नाम है, स्टेटफुल सेट्स, डीमन सेट्स, इस तरह के ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कुबरनेटिस में। तो अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके पॉड बनाओगे ना कोई, तो क्या होगा कि कुबरनेटिस आपकी डिज़ायर्ड स्टेट देखेगा कि आपने जितना बोला हुआ है उसको उससे कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू डैट वो फिर क्या कर रहा होगा कि कम या ज़्यादा कर रहा होगा। अगर ज़्यादा हो रहे होंगे तो उनको डिलीट कर देगा पॉड्स को जो आपसे एक्स्ट्रा ज़्यादा बन गए। अगर कम हो गए हैं किसी फेलियर की वजह से, 4 हो गए 5 से, या 3 हो गए, तो वो 2 एक्स्ट्रा बना देगा। तो अभी रन की कमांड से मैंने बनाया था, तो अब अगर आप देखो ना, मैं kubectl गेट पॉड्स करूँगा ना अगर, तो ये देखो यहाँ पर एक nginx के नाम से एक पॉड बना हुआ होगा, ये रहा। ऊपर वाले आप पॉड्स इग्नोर कर दो क्योंकि वो मेरी FYP की डिप्लॉयमेंट है। तो खैर ये nginx जो है वो आप देखो कि ये बन गया, और इसकी अगर मैं एज दिखाऊँ तो 2 मिनट पहले बना।
अब अगर मैं इसको डिलीट करूँगा ना, तो देखो आप कुबरनेटिस डायरेक्ट डिलीट कर देगा, इसकी जगह कोई नया पॉड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको कोई डिप्लॉयमेंट या स्टेटफुल सेट या कोई दूसरा कुबरनेटिस का जो कंट्रोलर ऑब्जेक्ट है वो इसको देख रहा ही नहीं है, कोई इसको वॉच करने वाला ही नहीं है। तो आपकी डिजायर्ड स्टेट को कोई वॉच ही नहीं कर रहा है इस वक्त। तो मैं क्या लिखूँगा, kubectl डिलीट पॉड, और मैं इसका नेम दे दूंगा। तो अब आप देखो इसने डिलीट कर दिया पॉड को, इसकी जगह कोई नया पॉड अब नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही पॉड मैं डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाता तो क्या होता, तो ये होता। अब मैं कर रहा हूँ क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अब देखो अब मैंने डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर को यूज़ करके पॉड बना रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा nginx और यहाँ पर इमेज दे दूँगा nginx। और डिप्लॉयमेंट में रेप्लिकास भी आप बता देते हो कि कितने रेप्लिकास बनाने हैं आपको, मतलब कितने पॉड्स बनाने हैं आपको इस डिप्लॉयमेंट में। मैंने बोल दिया कि लेट से 3 पॉड्स बनाने हैं, ठीक है। तो एंटर करूँगा तो ये इसने देखो आप डिप्लॉयमेंट बना दी, गेट डिप्लॉयमेंट nginx के नाम से एक डिप्लॉयमेंट बन गई। जो मैंने डिजायर्ड स्टेट थी मेरी 3, उसने अभी 2 बनाया। अभी मैं अगर अगेन कमांड बनाऊँ तो 3 आउट ऑफ 3 रेडी हो चुके हैं। तो ये है डिप्लॉयमेंट में। अब मैं इसके डिप्लॉयमेंट के पॉड्स दिखाऊँ ना अगर आपको, kubectl get pods, तो nginx की डिप्लॉयमेंट के पॉड्स हैं ये वाले, ये 3 जो पॉड्स हैं। अब इनमें से मैं इस वाले को अगर डिलीट कर दूँ, kubectl डिलीट पॉड, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि यार ये वाले पॉड को आप डिलीट कर दो। क्यूबरनेटिस को मैंने फोर्सफुली डिलीट कर दिया, खुद से जाके पॉड को डिलीट कर दिया। अब आप इस डिलीशन को समझ लो कि ये कोई फेलियर है, ठीक है, किस कोई फेलियर आ गया आपके कंटेनर के अंदर जिसकी वजह से कंटेनर चल नहीं पा रहा, हो सकता है लोड आ गया ज़्यादा। तो क्यूबरनेटिस क्या करेगा, उस पॉड को डिलीट कर देगा जो चल नहीं पा रहा, जिसके अंदर कंटेनर्स चल नहीं पा रहे, उस पूरे पॉड को डिलीट करके एक नया पॉड बना देगा। तो मैंने अगेन गेट पॉड्स करा, तो आप देखो इस आईडी से जो पहले पॉड रन हो रहा था nginx डिप्लॉयमेंट का 86 G4n, उसकी जगह आप CN4B5 आ गया। हालांकि जो बाकी के 2 पॉड्स हैं वो ऐसे कैसे रन हो रहे हैं। तो उसने क्या करा है कि आपने इवन डिलीट भी कर दिया है या कोई फेलियर भी आ गया ना, तो उसकी जगह उसने एक नया पॉड बना दिया। तो डिप्लॉयमेंट्स और दूसरे जो कंट्रोलर्स होते हैं, अगर आप उनके थ्रू पॉड्स को बना रहे हो तो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी डिज़ायर्ड स्टेट को कुबरनेटिस वॉच कर रहा होता है। आपने डिज़ायर्ड स्टेट में बोला हुआ था कि मुझे 3 रेप्लिकास चाहिए, 3 पॉड्स चाहिए इस डिप्लॉयमेंट में, तो उसने देखो 3 के 3 बना कर रखे हैं। आपने खुद से डिलीट भी कर दिया है कि या कोई की वजह से डिलीट हो जाता है या मर जाता है या आपको सर्विस देना बंद कर देता है, तो उस केस में भी कुबरनेटिस एक नया पॉड बना देगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। अच्छा आई थिंक तो ये डिप्लॉयमेंट हो गया। अब मुझे एक चीज़ और करना था कि हाँ, मैं इनिट कंटेनर के को करने आया था ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ls करूँ और कैट करूँ डिप्लॉयमेंट्स को, तो डिप्लॉयमेंट्स को भी मैंने सिंपल एक कमांड के थ्रू मैंने एक डिप्लॉयमेंट बना दी। अब मैं जो है वो एक YAML फाइल को यूज़ करके डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा। तो YAML फाइल का सिंटैक्स सिंपल, आप ये API वर्जन या आप गूगल वगैरह से भी ले सकते हो। हेलो यार, चैट पे देखो एक हाँ, साथ। क्या चीज़? हेलो? अरे चैट पे देखो, अच्छा, चैट पे देख लो चैट। क्या चैट पे कोई मैसेज आया हुआ नहीं है मेरे पास। ओ अच्छा, सही है। हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज डिज़ायर पॉड्स। अच्छा, वो आप अपडेट कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। एक सेकेंड। अब जैसे आपने बोला ना कि ये मेरे पास रेप्लिक, अभी आप देखो कि मैं इस फाइल में जाता हूँ, मैंने ls करा ना इनिट कंटेनर में, ये फाइल पड़ी हुई है deployment.yaml। अच्छा, जो डिजायर्ड स्टेट होती है ना, डिजायर्ड स्टेट्स आप कंट्रोलर्स ऑब्जेक्ट्स में बता दो। कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स मीन डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर, जिनमें आप डिजायर्ड स्टेट बता रहे होते हो, अपनी रेप्लिकास वगैरह बता रहे होते हो ना। तो मैं देखो आप इस फाइल में जा रहा हूँ deployment.yaml में। यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेप्लिकास के नाम से मैंने 3 बताया हुआ है ना यहाँ पे रेप्लिकास। तो आप इस फाइल को अगेन, जैसे लेट से मैं इसको मैंने क्या करा, kubectl अप्लाई की कमांड होती है एक, और मैंने बोल दिया कि
इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है कि nginx ब्लू डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड। अब मैं देखो kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स करूँगा ना, तो यहाँ पर देखो एक nginx ब्लू के नाम से एक डिप्लॉयमेंट बन रही है। kubectl गेट पॉड्स करूँगा तो यहाँ पर बन रहे होंगे। एक पहला कंटेनर बनेगा इनिट कंटेनर, जो कि अपना काम करेगा कुछ देर के लिए, वो सो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि इनिट कंटेनर है क्या बेसिकली उसमें। तो अभी तो फिलहाल आप ये देखो कि ये ब्लू डिप्लॉयमेंट चल रही है मेरी है। अच्छा, मैंने क्या करा कि डिप्लॉयमेंट में मैं गया, हाँ। अब इसमें एक सेकेंड, मेरे पर कर्सर नहीं दिख रहा, यहाँ पर कोड कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इसके अंदर एक कंटेनर के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है डिप्लॉयमेंट फाइल में। जब भी आप डिप्लॉयमेंट जब क्रिएट करते हो तो एक कंटेनर के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है YAML के इसके सिंटैक्स में। तो उस कंटेनर्स के एट्रीब्यूट में आप देखो, मैंने ये डैश का मेन मतलब होता है कि पहला आइटम है ये, क्या नाम है इस एरे का। तो मैंने बता दिया कि मेरा nginx का एक कंटेनर है। फिर इसी कंटेनर के साथ अलाइन देखो आप इनिट कंटेनर्स, तो यहाँ पे मैंने एक इनिट कंटेनर्स भी बताया। इनिट कंटेनर का बेसिकली काम ये है कि वो अल्पाइन की इमेज लेता है और कुछ कंटेंट उठाता है गिटहब से। कंटेंट उठा के मैंने ये मेरी रिपोजिटरी थी वहाँ से ये कंटेंट वांटेड उठाता है, और ये मैंने एक वॉल्यूम माउंट करा हुआ है बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर, इस इनिट कंटेनर के अंदर वॉल्यूम माउंट मीन। अच्छा, वॉल्यूम्स भी आपको फिर आप इसको ऐसे समझ लो भी एक नॉर्मल खाली सा एक वॉल्यूम इसके अंदर माउंट हुआ हुआ था, जिसके अंदर इसने कंटेंट पुल करके इधर सेव कर लिया इस वॉल्यूम के अंदर। अब यही सेम वॉल्यूम क्योंकि मुझे दूसरे कंटेनर में यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पर माउंट कर दिया उसी सेम वॉल्यूम को जो जिसके अंदर कंटेंट पुल होकर आया था। आप देखो अगर वेब कंटेंट वॉल्यूम और वेब कंटेंट वॉल्यूम के नाम से। अब अगर आपको लेट से देखो, मैंने आपको nginx की ये डिप्लॉयमेंट अभी चल रही है ना, देखो ये रनिंग डिप्लॉयमेंट है। अब आपने बोला कि 3 से मुझे इसको 5 कर देना है, ठीक है, आपने यही बोला था ना स्केल अप कर देना है। मैं क्या करता हूँ, kubectl सॉरी, पहले आप इस YAML फाइल में जाओ, 3 से 5 कर दो इसको और अगेन अप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये 2 कंटेनर और बना, 2 पॉट्स और बना देगा जिनके अंदर क्या नाम है वो चल रहे होंगे। अप्लाई की कमांड में देखो आप सेम चला रहा हूँ, तो अब आप देखो 2 कंटेनर और बन जाएंगे। मैं वॉच करूँगा ना kubectl get pods, तो ये देखो यहाँ देखो इनिट इनिट भी लिखा हुआ आ रहा है। इनिट मीन्स कि अभी इनिट कंटेनर काम कर रहा है अपना। इनिट कंटेनर ने अपना काम करा, कंटेंट वांटेंट पुल करा, और वॉल्यूम पर आपने वॉल्यूम माउंट करवाई हुई थी ना यहाँ पर। वॉल्यूम माउंट बेसिकली ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी टाइप वॉल्यूम है। एम्प्टी डायरेक्टरी क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर देखो यहाँ पर बताया हुआ है। एक सबसे पहले आप क्या करते हो, वॉल्यूम सीक्रेट वॉल्यूम्स भी होते हैं, कॉन्फिग मैप्स भी होते हैं, असिस्टेंट वॉल्यूम्स भी होती है हमारे पास। तो ये वॉल्यूम का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन डिटेल है। अभी फ़िलहाल आप समझ लो कि एक एम्प्टी डायरेक्टरी, मैंने बोला कि एक खाली सा फोल्डर है, सही है, उसका मैंने बोल दिया नाम ये है, सही है। उस खाली से फोल्डर का वॉल्यूम्स के अंदर मैंने एक फोल्डर डिक्लेयर कर दिया। उस फोल्डर को मैंने इस कंटेनर के अंदर माउंट करवाया कि इस इनिट कंटेनर में ये वाला फोल्डर माउंट कर दो। अब इस इनिट कंटेनर में वो फोल्डर आ गया, सही है। अब मैंने क्या करा, इस ये जैसे ही इनिट कंटेनर इन्वोक हुआ ना, तो ये कमांड चलेंगी कुछ शेल से, सही है। ये आर्गुमेंट भी दे दी मैंने। सबसे पहले गिट क्लोन चलेगा। गिट क्लोन क्या करेगा, कंटेंट लेकर आ जाएगा इस डायरेक्टरी में, कंटेंट के नाम से। कंटेंट में डेटा आ जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट तो वो मेरा उठाकर और स्लैश बिलो के अंदर डाल दो। और स्लैश बिलो क्या है, ये मेरा माउंट पाथ था, जो मेरा वेब कंटेंट वॉल्यूम था ना, उसको उसका एक फोल्डर था, तो मैंने यहीं पर रख दिया, सही है। अच्छा, अब ये जो ब्लू वाला फोल्डर है ना, ये इस वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड हुआ है वेब कंटेंट वाले। अब इनिट कंटेनर ने अपना काम खत्म कर दिया। अब
इनिट कंटेनर ने काम तो खत्म कर दिया, लेकिन ये जो वेब कंटेंट वाला वॉल्यूम है ना, इसके अंदर अभी भी कंटेंट पड़ा हुआ है। अब वही कंटेंट आपको कहाँ पे यूज़ करना है, इस वाले इंजनएक्स वाले क्या नाम है कंटेनर के अंदर। तो हमने क्या करा कि सेम वॉल्यूम माउंट करवा दिया इस वाले कंटेनर की इस डायरेक्टरी के अंदर, ताकि इंजन एक्स HTML जो उसका डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा होता है वेलकम टू इंजन एक्स, उसकी जगह पे ब्लू आ जाए। ठीक है, तो ये इनिट कंटेनर ने अपना काम करा, ख़त्म करा, उसने वॉल्यूम के अंदर डेटा डाल दिया। अब उस डेटा को हमने यूज़ कर लिया इस वाले कंटेनर के अंदर। तो ये इस तरह इनिट कंटेनर्स काम कर रहे होता है। तो आपकी मर्ज़ी है। अब वॉल्यूम्स का टॉपिक आई डोंट थिंक अभी समझ आया हो इतना क्लियरली, बट आप वॉल्यूम्स के अंदर ना मल्टीपल टाइप्स होती हैं। एम्प्टी डायरेक्टरी भी बना सकते हो आप, सीक्रेट वॉल्यूम्स भी होते हैं, कॉन्फ़िग मैप्स भी होते हैं। वो मैं अभी आगे सीक्रेट वॉल्यूम्स ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। बट वो थोड़ा सा अभी इस लेवल पे अब आपको समझ नहीं आएगा। बट अभी आप समझ लो कि एक फ़ोल्डर बन रहा है खाली सा, वेब कंटेंट वॉल्यूम है, सही है। उसके अंदर हमने उस फ़ोल्डर का मैंने माउंट पाथ बता दिया कि कंटेनर में /blue नाम है उस फ़ोल्डर का, सही है। उस फ़ोल्डर के अंदर इस इनिट कंटेनर ने डेटा डाल दिया क्लोन करके और cp कर करा के। index.html में ना ब्लू लिखा हुआ था, तो कंटेंट ब्लू के अंदर एक index.html पड़ी हुई थी या जो भी कंटेंट था वो मैंने /blue में डाल दिया, जो मैंने माउंट करवाया हुआ था /blue वाले पाथ में। और इन ये वाला कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनिट कंटेनर अपना काम खत्म करके। फिर इसी वॉल्यूम को मैंने यूज़ कर लिया इस वाले कंटेनर के अंदर, जो मैंने मेरा मेन कंटेनर था, जिसको वेब सर्वर था मेरा, जिसको बेसिकली साइट सर्व करनी थी। तो इनिट कंटेनर्स का काम बेसिकली ये होता है। हाँ, साइड कार कंटेनर्स अभी मैं बताता हूँ। इनिट कंटेनर समझ आ गया? इसमें कोई इशू है कि मैंने वॉल्यूम माउंट कैसे करा है? कि एक इनिट कंटेनर को आप समझ लो कि एक वर्कर नोड है, मेरा स्लेव है, वो मेरे लिए कुछ काम करता है और खुद कुर्बानी देके चले जाता है, मर जाता है वो। तो इनिट कंटेनर्स का ये काम है। अब साइड कर आपने बोला ना, तो मैं साइड कार कंटेनर की एग्जांपल देता हूँ। साइड कार कंटेनर का ना मैं मेरे पास ऑलरेडी कार कंटेनर है भी इस वक्त मेरे क्लस्टर में। एक स्टीओ नाम का एक टूल होता है, वो बेसिकली हमें सर्विस मैशेस बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा ना, कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी कैसे करा हुआ है। आप अगर देखोगे ना मेरे क्लस्टर में हुआ है, 2 आउट ऑफ 2 बताऊँ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरे हर पॉड के अंदर ना 2 कंटेनर रन हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बस क्योंकि मैंने को कॉन्फ़िगर करा हुआ है इस टूल को, क्यूबरनेटिस। बेसिकली फायदा ये, अब पॉड के अंदर ना आपके साथ एक प्रॉक्सी कंटेनर भी चल रहा होता है। मतलब ये कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेशन नहीं करता, वो विया प्रॉक्सी मतलब कर रहा होता है कि वो पहले इस वाले कंटेनर को बात करेगा, फिर इसके थ्रू मेन कंटेनर से बात करेगा हमेशा। तो, तो ये सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये एक चीज़ है। तो अगर आपको सर्विस मैशेस ये चीज़ें पढ़नी हो ना, मैं अगर सेक्शन में तो कर लूँगा, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ डायग्राम में। अगर आप फोकस करो ना, जैसे सर्विस ए है ना, सर्विस ए को आप समझ लो ये आपका मेन कंटेनर है। सर्विस बी आपका कोई दूसरे पॉड में रन होने वाला कंटेनर है। और दोनों कंटेनर्स, दोनों पॉड्स के अंदर देखो एक एक प्रॉक्सी कंटेनर्स भी चला है। प्रॉक्सी कंटेनर का बेसिकली फ़ायदा ये है कि कोई भी इस पॉड के साथ बात करना चाहेगा ना, इस पॉड के अंदर किसी भी कंटेनर के साथ, तो वो सबसे पहले प्रॉक्सी से बात करेगा। प्रॉक्सी से बात करेगा, प्रॉक्सी वाले कंटेनर से, प्रॉक्सी वाला कंटेनर दूसरे कंटेनर्स को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये काम अगर आप देखना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर देखो मैंने साइडकार कंटेनर चलाया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरी जो FIP की दूसरे काम है ना, उसमें आप देखो 2 आउट ऑफ 2 रेडी आ रहा है। वो 2 आउट ऑफ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक इन्वॉय प्रॉक्सी चल रही है। ठीक है, जो जो भी बंदा किसी पॉड के साथ बात करना चाह रहा है, कोई भी सर्विस किसी दूसरी सर्विस से बात करना चाह रही है, तो वो सबसे पहले उस पॉड के अंदर जो प्रॉक्सी कंटेनर रन हो रहा होता है उसको रिक्वेस्ट करती है। उसको रिक्वेस्ट करती है, फिर वो प्रॉक्सी कंटेनर मेन कंटेनर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा होता है। तो साइडकार कंटेनर्स का इस तरह का वो होता है। एक सेकेंड यार, मुझे असल में लेटेस्ट चैट नहीं दिख रही, तो मैं अगेन आई थिंक स्क्रीन स्क्रीन पॉज है मीन्स अब ठीक है। हेलो।
अच्छा ठीक है यार, कोई इशू हो ना तो माइक में भी बोल दिया करो, कोई इशू नहीं है। कोई कोई बात नहीं। सही है। अच्छा ये साइडकार कंटेनर समझ आया कि मैंने ये प्रॉक्सी वाली जो चीज़ बताई है अभी आपको, कि मैंने देखो 2-2 लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे पॉड के अंदर 2 कंटेनर रन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 1/1 लिखा हुआ आता ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या करा हुआ है कि मैंने एक अपने क्लस्टर के अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि हर पॉड के अंदर एक मेरी इन्वॉय प्रॉक्सी चल रही होती है। वो Istio नाम से एक टूल है, वो मुझे सर्विस मैश, इसको हम बोलते हैं सर्विस मैशेस बनाना। तो सर्विस मैश एक अलग टॉपिक है पूरा। तो बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि साइडकार कंटेनर कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्रॉक्सी वाली जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई थी ना अपनी स्लाइड्स में, सेम वही काम मेरे क्लस्टर में इस वक्त हो रहा है साइडकार के अंदर। ये वाली एग्जांपल ये प्रॉक्सी कंटेनर है। किसी भी बाहर के पॉड को या बाहर की दुनिया को अगर इस पॉड से बात करनी है तो वो सबसे पहले इस प्रॉक्सी क्या करता है कि वो मेन कंटेनर को रिक्वेस्ट करता है। तो ये कवर है, इसलिए 2/2 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इनिट कंटेनर्स हो गए, और साइट का कंटेनर्स क्या होता है ये मैंने बता दिया। क्लियर है यार अली? ठीक है। अच्छा साइट का कंटेनर आई थिंक समझ आ गए। डिप्लॉयमेंट्स, अच्छा डिप्लॉयमेंट्स का मैंने ठीक से और क्लियर अगेन मैं बता देता हूँ कि डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर से जब मैंने पॉड्स को डिलीट करा तो अगेन आपने देखा होगा कि कुबरनेटिस ने दोबारा बना दिया उन पॉड्स को। अभी इसी डिप्लॉयमेंट आपने बोला था कि 3 से 5 कर दूं मैं, देखो मैंने 3 से 5 कर दिया। मैं अगर इसको स्केल डाउन करना चाह रहा हूँ, अगेन 3 करना चाह रहा हूँ ना, तो आप देखो मैं उसी YAML फाइल को खोलूंगा। कोड डॉट, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे VS कोड पे खोला हुआ है। मैंने इसी YAML फाइल में मैं गया, मैंने 5 से चले 1 कर दिया। ठीक है, मैंने YAML फाइल को सेव करा, अगेन अप्लाई की कमांड चलाऊंगा। अप्लाई की कमांड बेसिकली ये करती है कि जो लेटेस्ट आपने चेंजेस करी ना फाइल के अंदर, उनको करंट डिप्लॉयमेंट में जो रनिंग डिप्लॉयमेंट होती है ना, उनको चेंजेस रिफ्लेक्ट करवा देती है अप्लाई की कमांड। और एक क्रिएट की कमांड भी होती है हमारे पास। क्रिएट की कमांड जस्ट क्रिएट कर देती है, वो करंट चेंजेस को अप्लाई नहीं करवाती। अप्लाई की कमांड अप्लाई करवाती है। तो ये डिफरेंस। अच्छा अब इसमें kubectl अगर मैं अप्लाई करूं तो आप देखो अभी एक कंटेनर हो जाएगा। क्यों एक कंटेनर हो जाएगा? क्योंकि मैं इसको वॉल से, अभी मुझे दे टाइम थोड़ा सा, कमांड ही एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लग गया। तो आप देखो ये 5 से ना, 5 से ना ये एक कर देगा कंटेनर, एक ब्लू ब्लू वाली डिप्लॉयमेंट। तो आप आपकी मर्जी या आप मैनुअली करोगे, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे होते हैं ना, अगर आपको आपकी गिटहब रिपोजिटरी पे आप ये काम कर रहे होगे कि आपने रेप्लिकास को चेंज कर दिया, वो क्या करेगा कि आपकी पूरी CI/CD वर्कफ्लो सेटअप होता है ना, तो वो आपकी ऑटोमेटेड पाइपलाइंस होती हैं, उसमें कमांड्स होती हैं। अब जैसे हम लोग सेट की एक लिनक्स की कमांड होती है SED, तो उससे हम YAML फाइल्स के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स जो होती हैं पुराने को रिप्लेस कर देता है न्यू न्यू के साथ। तो सेट कमांड से हम लोग जब आप CI/CD वर्कफ्लो बनाओगे ना, कभी मेरे पास इसका डेमो भी पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ यार। आई थिंक मैं मेरे पास मैं अपने FRP में भी दिखा देता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये एप्लीकेशन जेनकिंस में जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा जेनकिंस में ये मेरी ओ सॉरी पाइपलाइन फाइल खुलनी थी मुझे। हाँ, अब आप ये पाइपलाइन फाइल देखोगे ना, पाइपलाइन एंड में ऑटोमेटिक कैसे कर रहा हूँ काम, ये मैं क्या ये करती है कि बिल्ड नंबर जो होता है ना मेरा, उसको लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ रिप्लेस करवा देती है। कहाँ ये हम बैकएंड डॉट YAML फ्रंट डॉट YAML। तो जब भी मेरा एक नया बिल्ड होता है तो वो लेटेस्ट इमेज अपडेट हो जाती है मेरी डायरेक्ट क्लस्टर के अंदर। आप देखो अगेन ये शेल मैंने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट दी हुई पूरी यहाँ पे। तो इस स्क्रिप्ट से क्या हो रहा है बेसिकली, जो भी नया बिल्ड आया, नई इमेज आई है ना,
तो पहले मैंने फाइल्स में रिप्लेस करवाई, पुराने वाले बिल्ड नंबर, पुराना था बिल्ड नंबर, ये ऐसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था कि मुझे पता लग जाए कि इसकी जगह पे ये बिल्ड नंबर की वैल्यू डालनी है। तो वो सेट की कमांड अगर आपको पढ़नी हो तो सेट की कमांड कर पढ़ लेना, बहुत अच्छी कमांड है। फिर जब आपने फाइल्स में चेंजेस कर दी तो आप क्यूबरनेटीज अप्लाई करवा, क्यूबरनेटीज मैंने हर फाइल पे अप्लाई करवा दिया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगी। और ये काम ऑटोमेटेड तरीके से हो गया, ये आपने खुद मैनुअली तो नहीं करा, ठीक है। तो ये फ़ायदे और नुकसान है। अच्छा, अब इनिट कंटेनर्स और साइडकार कंटेनर्स, अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चन भी हो ना तो मुझसे डायरेक्ट लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी डायरेक्ट मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। ये मेरा नंबर है, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना मुझसे, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी ये जो मैंने काटास वाली ये जो वो है ना, ये मेरी रिपॉजिटरी है गिटहब पर, तो आप यहाँ पर जाओगे तो आप इस YAML फाइल को खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। github.com/ ये वाली, सही है। ये रिपॉजिटरी है मेरी, यहाँ पर आप जाओगे ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अगर आपको इनिट कंटेनर्स पढ़ना है, आप इनिट कंटेनर में घुस जाओ, उसकी डिप्लॉयमेंट देख लो कि इनिट कंटेनर कैसे काम कर रहा है, इसको एक्सप्लोर करो, इसके सिंटेक्स को थोड़ा सा लर्न करो कि ये क्या चीज़ है, कैसे वॉल्यूम मैंने यहाँ पे माउंट करा हुआ है, इसी सेम वॉल्यूम का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ठीक से आप खुद भी एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इनिट कंटेनर्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, अच्छा मैंने डिप्लॉयमेंट कवर कर लिया मैंने। अच्छा, डिप्लॉयमेंट में थोड़ा सा और चलते हैं, ठीक है। अब मैं लेट्स से एक सेकंड यार, मैं यहाँ पे ना पूरा पूरा फोल्डर ही खोल देता हूँ जो मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम डिप्लॉयमेंट्स में चलते हैं। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर को ना थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 3 डिप्लॉयमेंट फाइल्स बनाई हुई हैं, एक ब्लू, ग्रीन और रेड के नाम से, जो जिनको अगर आप कर्ल करके देखोगे ना तो इन सिंपल इंजन एक्स की डिप्लॉयमेंट है। अगर आप इसको ब्लू वाली को कर्ल करोगे तो आपको ब्लू नज़र आएगा, ग्रीन वाली को कर्ल करोगे तो ग्रीन नज़र आ जाएगा। इनकी इंडेक्स और HTML में इसमें ब्लू लिखा हुआ है, इसमें ग्रीन लिखा हुआ है। तो ये मैंने कुछ वो बनाई हुई हैं। अब इनकी जो वो है ना डिप्लॉयमेंट फाइल्स, वो बेसिकली यहाँ पर एक सेकंड, मैंने आई थिंक, ओ सॉरी, ये डॉकर इमेजेस हैं ये सिर्फ। अच्छा सही है, यहाँ पर ये YAML फाइल है मेरी इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट की, सिंपल डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर आप मैंने रेप्लिकास 3 कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर इमेज मैंने, देखो आप कंटेनर, एक ही कंटेनर रन हो रहा है अभी, सही है। अब एक ही कंटेनर रन हो रहा है और इंजन एक्स का रन हो रहा है। अगर आपको चेंज करना है, जैसे लेट सपोज मैंने एक अपनी डॉकर अप पे इस नाम से एक इमेज पड़ी हुई है मेरी, तो मैं चाह रहा हूँ ब्लू की इमेज यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे ब्लू की इमेज यूज़ कर सकता हूँ। तो यही वही इमेज है, सही, जो ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लू के फोल्डर में, तो ये डॉकर अप पे भी डॉकर फाइल की इमेज पड़ी हुई है मेरी। अच्छा फिर अब ये जो इंजन एक्स की, अच्छा यहाँ इसमें ना एक रोलिंग अपडेट्स का एक टॉपिक होता है। मींस के जब आप अपडेट कर रहे होते हैं ना, जैसे एक बच्चे ने अभी पूछा था कि 3 से मैंने 5 कर देना है रेप्लिकास, तो वो काम मैं कैसे करूँगा। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है जब आप अपडेट्स कर रहे होते हैं ना, जब आप अप्लाई की कमांड चलाते हो, तो जब आप अप्लाई की कमांड चलाते हो तो ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से सारे के सारे पॉड आपके मर जाएंगे या फ़ौरन से जो ना नए बनने लग जाता है। हम बेसिकली हमारे पास ना 3 चीज़ें होती हैं अपडेट, स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास कुछ। एक पुरानी चीज़ को नई चीज़ में अपडेट करने के लिए, जैसे आपकी एक रनिंग स्टेट है कि भाई मेरे 3 पॉड्स अभी चल रहे हैं इस डिप्लॉयमेंट की, ठीक है। अब आपने बोला कि मुझे इसको 5 कर देना है,
तो वो एक अपडेट है, ठीक है। अपडेट की ना 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक होती है रोलिंग अपडेट, जो मैं अभी करंटली डिस्कस करने वाला हूँ, सही है। और एक होती है रिक्रिएट, और एक होती है रिक्रिएट के साथ हमारे पास कैनरी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब रोलिंग अपडेट में बेसिकली क्या होता है कि आप ना दो चीज़ें बताते हो यहाँ पर, एक मैक्सिमम अनअवेलेबल और एक होता है मैक्सिमम सर्च। मैक्सिमम अनअवेलेबल का मतलब ये होता है कि ना बेसिकली डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर जो होता है ना, उसके अंडर एक और कंट्रोलर चल रहा होता है। मैं रेप्लिका सेट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर आपका ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये आपकी डिप्लॉयमेंट, ये आपका डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है, सही है। डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर के अंडर ही एक और कंट्रोलर चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट का काम क्या होता है कि वो आपके जो रेप्लिकास होते हैं ना, उनको मॉनिटर कर रहा होता है कि आपके कितने रेप्लिकास अभी चल रहे हैं, डिज़ायर्ड स्टेट कितनी थी और करंट स्टेट कितनी है। वो रेप्लिका सेट का काम होता है। तो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर इसकी फंक्शंस को भी यूज़ करता है और अपने भी कुछ फंक्शंस को यूज़ करता है। और इस रेप्लिका सेट के अंदर आपके जितने भी पॉड्स होते हैं वो सारे रन हो रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। अब अगर आपको, आप जब कोई नई अपडेट करते हो ना, जैसे आपने इमेज चेंज कर दी, जैसे अभी देखो आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है मैं इंजन एक्स लेटेस्ट की इमेज यूज़ कर रहा हूँ। मतलब आप जब टैग मेंशन नहीं करते हैं ना इमेज के साथ, टैग ऐसे मेंशन करते हैं, यहाँ पे टैग लिखते हैं आप लेटेस्ट या इस तरह। तो अगर आप नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट होता है। तो अभी क्या हुआ हुआ है, इंजन एक्स की इमेज यूज़ हो रही है। लेकिन अगर लेट सपोज ये रनिंग डिप्लॉयमेंट होती है, अगर मैं इसको kubectl कैट डिप्लॉयमेंट, अभी मैं पुरानी भी डिलीट कर देता हूँ जो मैंने इस नाम से बनाई हुई थी ना एक इंजन एक्स, तो मैं पहले इनको डिलीट कर दूँ। इंजन एक्स और एक है इंजन एक्स डैश ब्लू डैश डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट दोनों डिलीट हो गई। अब हाँ, अब मैं इस वाली डिप्लॉयमेंट को मैं क्या करता हूँ, सी डी करता हूँ डिप्लॉयमेंट में, यहाँ पे एल करता हूँ। तो ये वाली डिप्लॉयमेंट फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है रोलिंग अपडेट्स के नाम से। इस रोलिंग अपडेट वाली डिप्लॉयमेंट को ना मैं चलाता हूँ, सही है। तो उसमें क्या होगा, एक इंजन एक्स की डिप्लॉयमेंट बनेगी जिसमें 3 इंजन एक्स के कंटेनर रन हो रहे होंगे। देखो आप रेप्लिकास 3। तो मैं क्या करता हूँ, kubectl अप्लाई -f रोलिंग अपडेट्स। तो यहाँ पर आप देखो कि इसने एक डिप्लॉयमेंट बना दी इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट के नाम से, इस नेम से बन गई, ठीक है। इसकी एज कितनी है, 7 सेकेंड्स पहले। अब लेट सपोज मैं इस डिप्लॉयमेंट के अंदर अभी इमेज कौन सी यूज़ हो रही है, आपने लेट सपोज इंजन एक्स लेटेस्ट चल रहा था, इंजन एक्स की इमेज को अपडेट करना है। मतलब समझ लो आपका कोड अपडेट हुआ है, एक नई इमेज बिल्ड होकर आ गई है, ठीक है। अब आपको कोड अपडेट करना है ना, तो अब आप रनिंग स्टेट को, आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी पुराना एप्लीकेशन रन हो रही है ना, पुरानी जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो रुक जाए। ऐसा तो नहीं हो, वरना अगर आपकी वो रुक गई ना तो आपका डाउन टाइम आ जाएगा, और डाउन टाइम हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। हम चाह रहे हैं कि एक कोई ऐसा मैकेनिज्म हो अपडेट का कि पुराना जो वर्जन है ना मेरा, वो चलता रहे सही से, ठीक है। और नए जो पॉड्स आ रहे हैं ना वो थोड़े थोड़े अपडेट हो। तो मीन्स के अब यहाँ पर जैसे, तो कुबरनेटिस बताऊँ क्या करता है, ये जो डिप्लॉयमेंट कंटेनर, ये था पुराना मेरा रेप्लिका सेट एक्स, जिसके अंदर पुराने पॉड्स रन हो रहे थे, जिसके अंदर इंजन एक्स वाली इमेज रन हो रही थी मेरी। अब जब मैं इसकी इमेज अपडेट कर देता हूँ ना, लेट से मैंने लिखा आप यूज़ कर रहे हैं इस वाली इमेज को, इसको कॉपी कर इंजन एक्स की जगह, अब मैंने ये कर दिया। और जब मैं अब अप्लाई की कमांड चलाऊंगा तो क्या होगा कि इसने इमेज ही अपडेट कर दिया ना। तो क्यूबरनेटिस का ये जो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर जो है, ये क्या करेगा कि एक नया रेप्लिका सेट बनाएगा, ठीक है। एक न्यू रेप्लिका सेट, सही है। और इसके अंदर न्यू इमेज वाले पॉड्स रन करेगा इस तरह।
जो मैंने ताशिक ब्लू इंजन एक्स वाली जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो मैंने नाम रख दिया। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये काम अब होगा, ठीक है, कि न्यू इमेज वाले पॉड इस रेप्लिका सेट के अंदर रन हो रहे होंगे, और ये जो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर पहले इस वाले रेप्लिका सेट को पॉइंट कर रहा था ना, अब वो इस वाले रेप्लिका सेट को पॉइंट कर रहा होगा, लाइक सी में अगर आप लोगों ने पॉइंटर पढ़े हो तो, ठीक है, ये उस तरीके से आप अंडरस्टैंड करो। अब इस वाले को वो पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टिल इट एग्जिस्ट, मतलब ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये कहीं चले गया। रेप्लिका सेट एग्जिस्ट करता है बट इसके पॉड डिलीट हो गए। अब लेट से अगर आपको फ्यूचर में अगेन इस वाले वर्जन के ऊपर जाना है ना अपनी एप्लीकेशन के पुराने वर्जन पे, तो आप इस वाले रेप्लिका सेट के ऊपर भी आ सकते हो, ठीक है। तो वो मैं अगेन इतना ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वरना वो फिर बहुत ज़्यादा आप, मतलब इंडेक्सिंग होती है हमारे पास, एक लिमिट होती है कि आप 30 रिविजन्स चाहते हो, इनको हम रिविजन्स कहते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे मैं अपडेट करूँगा तो क्या होगा कि नए पॉड्स यहाँ पर बनेंगे, और पुराने वाले पॉड्स एक एक करके थोड़े थोड़े करके यहाँ से डिलीट हों, और नए नए पॉड्स यहाँ पे बनते रहेंगे, और एक पॉइंट आएगा कि डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन 100% यहाँ पर हो जाएगी अपडेट। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें हैं। क्या एक दो चीज़ें, वो ये हैं कि मैक्सिमम अनअवेलेबल। इसका मतलब ये कि अगर इसको मैंने 5 सेट करा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना वाला पॉड है ना, तो सॉरी रेप्लिका सेट है, सही है, इसके अंदर एक वक्त में 5 पॉड डिलीट होंगे। पहले यहाँ से 5 डिलीट होंगे, सही है, फिर नए में कुछ पॉड्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि नए पॉड्स फिर बनेंगे, पहले 5 हमें हमेशा हर ईच आइट्रेशन में 5 डिलीट होंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट कर लो आप 25 पॉड्स होता है ना, तो पहले यहाँ से 5 डिलीट कर देगा क्यूबरनेटीज, पहले 20 करेगा, फिर नया रेप्लिका सेट बनाएगा, और वहाँ पे कुछ पॉड्स बनाएगा, हमें नहीं पता वो कितने बनाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से 5, अब 20 से क्या कर देगा, 15 कर देगा, 5 और डिलीट कर देगा, फिर अगेन यहाँ पे कुछ पॉड्स बनाएगा, फिर यहाँ से अगेन 10 कर देगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम अनअवेलेबल जो है ना वो लिख दिया है कि वो है 5। तो इसका ये मतलब है कि पुराने वाले में से 5 आप डिलीट करें, और नए वाले में आप कुछ पॉड्स बनाएं। अब अगर मैक्सिमम सर्च जो है ना, मैक्सिमम सर्च इसका अपोजिट है। अगर लेट से मैंने इसको 5 करा हुआ होता, तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पर पहले 5 बनाओ, फिर यहाँ से कुछ पॉड डिलीट करो। मतलब ये है कि आपकी देख रहे हो कि एक ही वक्त में न्यू एप्लीकेशन पहले डिप्लॉय हो जाएगी, पहले फुल, उसके पॉड पहले बन जाएंगे, फिर पुराने वाले डिलीट होंगे। वेयर जब आप वो कर रहे थे ना, ये वाला काम कर रहे थे मैक्सिमम अनअवेलेबल वाला, तो इसमें क्या हो रहा था कि पहले पुराने वाले में से डिलीट हो रहे थे, फिर नए वाले में कुछ पॉड्स बन रहे थे। लेकिन मैक्स सर्च जो वैल्यू आप बताते हो ना, तो पहले यहाँ बनते हैं, फिर कुछ पुराने में से डिलीट होता है। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक है, तो आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप मैक्स सर्च और मैक्सिमम अनअवेलेबल पढ़ सकते हो। तो ये डिप्लॉयमेंट को जब आप इमेजेस वगैरह अपडेट करते हो तो इस तरीके से रोलिंग अपडेट्स होती हैं। अब मैं अगर रोलिंग अपडेट करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर अप्लाई गेन लिख दूँगा, तो अब आप देखो कि क्या होता है। मैंने जितने में वॉच लिखा है ना, इतने में सब कुछ हो भी क्या होगा। तो आप देखो कि स्टिल ये पॉड एक बना रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रेप्लिका सेट्स दिखाता हूँ ज़रा। हमें 10 रुपये आवाज आ रही है। हेलो, चैट पर लिख लो यार, अगर माइक में कुछ इशू है तो। हाँ बोलो यार, कोई कुछ कह रहा था। अच्छा खैर, यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने रेप्लिका सेट दिखा रहा हूँ इस वाली डिप्लॉयमेंट के ना, इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट के।
तो ये जो आईडी आती है ना वो बेसिकली रेप्लिका सेट की होती है, डिप्लॉयमेंट का नेम और फिर उसके अंडर जो रेप्लिका सेट काम कर रहा होता है उसकी आईडी। अच्छा पुराना वाला जो रेप्लिका सेट था उसमें अब आप देखो डिजायर्ड स्टेट 0 है और सॉरी रेडी डिजायर्ड देखो 0 आ रहा है, करंट 0 और रेडी भी 0, तीनों 0 आ रहे हैं पुराने वाले रेप्लिका सेट में जो भी हमने 5 मिनट पहले डिप्लॉय करा था। वेयर जब मैंने इमेज अपडेट कर दी है ना, इमेज अपडेट कर दी, ब्लू इंजन एक्स कर दिया है, तो 3 डिजायर्ड 3 और क्या नाम है करंट और 3 रेडी, तो ये एक नया रेप्लिका सेट बनाया है इसने। आर एस मीन्स रेप्लिका सेट, मैंने क्यूब सी टी एल गेट आर एस करा। अच्छा चैट का पता नहीं यार, ये इशू है कुछ। मैक्सिमम सर्च में पहले 5 बनेगा लेकिन फिर क्या 5 डिलीट भी करेगा या वो रैंडम डिलीट करेगा? यार अगर वो तुमने दोनों सेट करे हुए ना वो रैंडमली इस तरह की, मैंने जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो यही है कि वो रैंडमली डिलीट कर रहा होता है। तो अगर आपको इसको बेहतर अंडरस्टैंड करना था तो आप एक काम ये करो कि एक को 0 रखो, जैसे अगर आपको मैक्सिमम सर्च अंडरस्टैंड करना है तो आप मैक्सिमम सर्च को कुछ वैल्यू दो और अनअवेलेबल को 0 करके फिर ट्राई करो। तो उससे क्या होगा कि वो आपको पहले एक नया रेप्लिका सेट बनाएगा, उसके अंदर 5 पॉड्स बना देगा, फिर पुराने में से कुछ रैंडमली कुछ वैल्यू एक एक करके भी हो सकता है वो डिलीट करे, दो दो करके हो सकता है वो डिलीट करे, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आपने मैक्सिमम अनअवेलेबल 5 रखा हुआ है लेट से और मैक्सिमम साइज आपने 0 रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि पहले 5 डिलीट करेगा करंट रेप्लिका सेट के अंदर जो है, और फिर क्या नाम है न्यू रेप्लिका सेट के अंदर कुछ पॉड्स बनाएगा जो आपकी न्यू इमेज के होंगे। लेकिन अगर आपने दोनों सेट कर दिया ना तो उसमें मैक्सिमम सर्च तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, बट मैक्सिमम अनअवेलेबल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि आप जब वॉच की कमांड से आप वॉच करोगे ना उसको तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये कैसे बन रहे हैं पॉड्स, कैसे डिलीट हो रहे हैं। बट मैंने इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने एक की वैल्यू आपको 0 करके बताई और एक की वैल्यू आपको 5 करके बताई। लेकिन अगर आपने अनअवेलेबल को जब आपने 0 रखा हुआ है ना तो इट मीन्स के वो रैंडमली कुछ भी एक पॉड डिलीट कर सकता है, हो सकता है 2 पॉड्स डिलीट कर दे। तो इट डिपेंड्स ऑन द शेड्यूलर ऑफ मतलब जो भी क्यूबरनेटिस में शेड्यूलर होता है मास्टर नोड पे, तो वो ये शेड्यूलर वगैरह और बाकी कंपोनेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं। बट इतना इन डेप्थ आप ना जाओ तो बेहतर है, बट आपको एटलीस्ट थोड़ा सा बहुत आइडिया हो कि यार मैक्सिमम अनअवेलेबल क्या होता है, मैक्सिमम सर्च का मतलब क्या होता है, बस आपको एटलीस्ट ये पता हो। तो अब आप यहाँ पर देखो कि इसने दूसरा वाला जो रेप्लिका सेट बनाया ना यहाँ पर न्यू इमेज वाला, तो उसके अंदर देखो अब मेरे 3 पॉड्स रन हो रहे हैं। हालांकि देखो पुराना वाला रेप्लिका सेट मेरा वहीं पर है, डिलीट नहीं हुआ, बट मेरा जो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है ना वो इस वाले रेप्लिका सेट को पॉइंट कर रहा है इस वक्त। तो ये रोलिंग अपडेट की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, सही है। अभी ये है रोलिंग अपडेट, ओ सॉरी अपडेट करने की एक स्ट्रेटेजी है रोलिंग अपडेट। अब अगर मैं इसको रिक्रिएट कर दूंगा ना, रिक्रिएट में क्या होता है कि एक नया, अभी इस केस में क्या हुआ है कि एक नया रेप्लिका सेट बना है, राइट। अब अगर मैं अगेन लेट्स से मैं इसको कोई और इमेज दे देता हूँ, मैंने बोला लेट्स से इसको इसी रिपोजिटरी में ही ना मैं ब्लू की जगह मैं ग्रीन की इमेज दे देता हूँ, और इस बार मैंने स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करी है, रोलिंग अपडेट की जगह रिक्रिएट, ठीक है रिक्रिएट लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, अच्छा रिक्रिएट आई थिंक सी कैपिटल होता है, नहीं होता, मैं देख लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। रिक्रिएट अपडेट स्ट्रेटेजी मैं देख लेता हूँ, सी कैपिटल होता है या स्मॉल होता है, मैं देख लूँ एक बार। तो उसमें क्या होता है कि एक नया रेप्लिका सेट नहीं बनता, वो पुराने वाले रेप्लिका सेट में ही कुछ नए पॉड्स लेकर आता है और पहले पुराने वाले में से पुरानी वर्जन वाले डिलीट करता है और उसी रेप्लिका सेट के अंदर अंदर पॉड्स बना रहा होता है। तो ये रिक्रिएट स्ट्रेटजी होती है आई थिंक, हाँ ऐसे ही लिखते हैं इसको बगैर कैपिटल के, सही है। तो अब आप देखो अभी जब मैंने इसकी ब्लू से ग्रीन वाली इमेज कर दी है ना, तो यही रेप्लिका सेट होगा और इमेज भी क्या होगा। अब अच्छा अब एक मज़े का काम करते हैं, मज़े का काम ही करते हैं कि ना मैं वॉच करता हूँ kubectl गेट रेप्लिका सेट्स, यहाँ पे इस टर्मिनल पे मेरा वॉच होता रहेगा और इस वाले टर्मिनल पे मैं कमांड चलाता हूँ अपनी,
यहाँ पर आप नीचे देखते रहो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ना ये आखिरी के, सॉरी आई थिंक गेट रेप्लिका सेट इंडियन एक्स वाला क्यों नहीं दिखा रही है? ओह सॉरी, ये नीचे देख नहीं पा रहा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ, एक सेकेंड यार। हाँ सॉरी यार, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये VS कोड का टर्मिनल थोड़ा सा मसले कर रहा है, तो मैं यहीं पर QCTL कैट RS इसको मैं वॉच पे लगा देता हूँ, तो ये आफ्टर 2 सेकेंड्स आपको आउटपुट दिखाता रहेगा। अभी आप देखो कि यहाँ पर ये जो दूसरा रेप्लिका सेट है जिसके अंदर अभी मेरे करंटली पॉड्स रन हो रहे हैं, इसके अलावा कोई नया रेप्लिका सेट अब nginx डिप्लॉयमेंट का नहीं बनेगा, ठीक है। इसी के अंदर न्यू अपडेट होगी, जो मैंने अभी ग्रीन से ब्लू वाली इमेज कर दी है ना, तो मैं cd डिप्लॉयमेंट ls रोलिंग अपडेट वाली फाइल यहाँ पर है। अब मैं देखो, अब QCTL अप्लाई करूँगा ना, रोलिंग अपडेट, वो कह रहा है कि सिंटैक्स में कुछ मसला है, टाइप इज रिक्रिएट, आई थिंक C कैपिटल होता है, बट वहाँ तो स्मॉल लिखा हुआ था, एक सेकेंड, आई थिंक C कैपिटल था, मैंने सेल सही करा था, तो ये रिक्रिएट कर दिया मैंने। अच्छा अब इस कमांड को मैं दोबारा रन कर दे रहा हूँ, हाँ रिक्रिएट, ओ अच्छा यहाँ पर मैंने वो लिखा हुआ है यार, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ, मसला यहाँ पर आ रहा था, मैं एक सेकेंड आया। सही, तो अब मैं रिक्रिएट जब करूँगा ना, तो आप देखो वो जो सिंटैक्स एरर था ना वो अब चले जाएगा, एक सेकेंड, टाइप रिक्रिएट मैंने, एक सेकेंड यहाँ मैं सिंटैक्स देख लूँ ज़रा, ये रिक्रिएट, यहाँ पर देखता हूँ, Ctrl+F रिक्रिएट डिप्लॉयमेंट, ये आ गया। अच्छा इसकी YAML फाइल होगी ना, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देखोगे ना, मैक्सिमम सर्च, मैक्सिमम अनअवेलेबल, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके पढ़ो, ज़्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लोगे। बाकी मैंने स्लाइड में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आप उनको भी गो थ्रू करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। मैं जब तक इसका सिंटेक्स देख लूँ कि ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है मुझे, डॉक्यूमेंटेशन में इससे ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर भी सिंटेक्स नहीं दिया हुआ, स्ट्रेटजी रिक्रिएट, और उसके अंदर बस मैंने कहा, बट आई थिंक स्ट्रेटजी रिक्रिएट, ओ सॉरी, इशू बस यही था, और वो मैं समझ रहा था कि मैंने अपडेट कर दिया, बट हुआ नहीं था। खैर ये हो गया, सही है। अब होगा क्या कि जो मेरा पुराना रेप्लिका सेट था, देखो आप वो वहीं का वहीं बना, एक सेकेंड, ये एग्जीक्यूट हुई भी है या नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि पुराने पॉड्स को देखो, पुराने पॉड्स को इसने डिलीट कर दिए, यहाँ पे सारे के सारे पॉड्स को डिलीट करा,
अच्छा, इसने एक नया रेप्लिका सेट बनाया यहाँ पे, बट इसको एक सेकेंड, ये इसने अपडेट शायद की है रिक्रिएट में इसने, ओ सॉरी, मैंने रिक्रिएट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। एक नया रेप्लिका सेट बनता है, बट ऐसा नहीं होता कि पुराने वाले में से, मतलब रोलिंग अपडेट में क्या हो रहा होता है कि कुछ पुराने वाले में से डिलीट होता है और फिर नए वाले में कुछ बन रहे होते हैं, या पहले नए वाले में कुछ बन जाता है फिर बाद में आप मतलब पुराने वाले से डिलीट कर रहे होते हैं। रिक्रिएट में क्या होता है कि एक नया रेप्लिका सेट बनता है ज़रूर है, बट उसमें पॉड एक साथ ही जो है ना वो आ जाते हैं। ये हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम टेस्ट या डेव एनवायरनमेंट वगैरह, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हो ना, तो वहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर हाँ बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुराना वाला वैसे आई डोंट थिंक ऐसा होता है रिक्रिएट में, बट यहाँ पर जो हुआ है मेरे साथ आई थिंक ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ रिक्रिएट स्ट्रेटजी। Terminate all the pod and replaces them with the new version। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हर उसमें होता है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे इमेजेस में अगर स्ट्रेटजी रोलिंग अपडेट, रोलिंग अपडेट्स का आप देख लो कि इसमें क्या हो रहा है कि न्यू रेप्लिका सेट के अंदर कुछ नए पॉड बन गए और पुराने में से डिलीट हो गए, और डिप्लॉयमेंट ये बेसिकली रोलिंग अपडेट का बताया हुआ है। तो रोलिंग अपडेट ऐसे काम करता है। अभी मैं आपको रिक्रिएट का भी दिखाता हूँ। रिक्रिएट की मुझे कोई वो मिल जाए ना अगर, तो मैं शेयर करता हूँ उससे। यहाँ पर आई थिंक ये रहा। ओल्ड वर्जन आपका पूरा डिलीट हो गया और न्यू वर्जन बन गया। रिक्रिएट, अच्छा बेसिकली आप नाम ही, एक सेकेंड, आई थिंक मेरे पास इसका कुछ, ये कैनरी पैटर्न दिखा रहा है आपको, रेड एंड वो ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट। खैर रिक्रिएट में यही, यहाँ पर एक सेकेंड में, ये भी ब्लू ग्रीन दिखा रहा है, असल में ये कैनरी पैटर्न की डिप्लॉयमेंट बता रहा है आपको, बट रिक्रिएट का अगर आपको मैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन ही खोल लेता हूँ मैं दिखाने के लिए। चाहिए रिक्रिएट ऑल एग्जिस्टिंग पॉज आर गेट बिफोर न्यू वंस आर क्रिएटेड। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि पुराना वाला जो रेप्लिका सेट था उसमें से आपके सारे पॉड्स एक साथ डिलीट कर देता है और फिर नए वाले में लेकर आता है। तो इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये होता है कि डाउन टाइम आता है। रोलिंग अपडेट में क्या हो रहा होता है कि डाउन टाइम नहीं आता। डाउन टाइम क्यों नहीं आता? कि वो थोड़े पॉड पुराने वाले में से डिलीट करता है, फिर नए वाले में बना रहा होता है, फिर नए वाले में बना रहा होता है, तो पुराने वाले में से एक एक करके, या जो भी आपने मैक्सिमम अनअवेलेबल बताया होता है, मैक्सिमम सर्च बताया हुआ होता है, डिपेंडिंग ऑन डेट वो डिलीशन और क्रिएशन कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि एक वक्त में सारे के सारे पुराने वाले भी डिलीट नहीं हो जाते और सारे के सारे नए वाले भी क्रिएट नहीं हो जाते। तो डाउन टाइम आने का चांस ही नहीं होता। रोलिंग अपडेट में होता है डाउन टाइम आ सकता है, बट मिनिमल सा आएगा। इसमें क्या है कि आएगा ही आएगा, गारंटी है रिक्रिएट स्ट्रेटेजी में। क्यों? क्योंकि पहले पुराने वाले सारे डिलीट हो जाते हैं, फिर नया वाला बनता है।
तो नया रेप्लिका सेट बनता है और पुराना वाला डिलीट होता है पूरा, फिर नया बनता है। तो उस वक्त बीच में जो सर्विस आने का मतलब सर्विस से रिस्पांस ना मिलने का जो टाइम है, वो आपको फिर डाउन टाइम की पेनल्टी आपको मिलती है। तो ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। तो ये कैटेगरी होती है। फिर एक और कैटेगरी होती है कैनरी पैटर्न की डिप्लॉयमेंट, जो भी मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा रहा था ना, वो बेसिकली यही थी कि वहाँ पे ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट थी। मींस के आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस के वर्जन हो सकते हैं, लेट्स से वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। अब डिप्लॉयमेंट, अच्छा ये हम पढ़ेंगे इंग्रेस कंट्रोलर के साथ। तो मैं जब इंग्रेस कंट्रोलर कवर करवाऊँगा तो इंग्रेस कंट्रोलर का भी मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये रहा। तो इंग्रेस कंट्रोलर में अगर आप जाओगे, ट्रैफिक और एज़्योर एप्लीकेशन गेटवे का भी इंग्रेस है। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन में कभी करवा लूँगा। बट एक और स्ट्रेटेजी होती है कैनरी पैटर्न डिप्लॉयमेंट, जो हम कंपनीज़ के अंदर जब आप कहीं भी दुनिया में जाओगे, वहाँ पर अब मॉडर्न डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो अपडेट की, वो कैनरी पैटर्न डिप्लॉयमेंट ही होती है। कोई भी रोलिंग अपडेट और रीगेट अपडेट की स्ट्रेटेजीज हैं वो यूज़ नहीं होती। तो ये जो एड पैटर्न डिप्लॉयमेंट का टॉपिक है इस पर। अच्छा फिलहाल अब एक और टॉपिक आई थिंक सीक्रेट्स को, अगर मैं अभी पहले सीक्रेट्स कवर करूँ। हाँ, सर्विसेज पहले पढ़ लेते हैं, फिर सीक्रेट्स और कॉन्फ़िग मैप्स पे आते हैं। अच्छा सर्विसेज में मैं अगेन ब्राउज़र खोल लेता हूँ पहले। ये इनिट कंटेनर की एग्जांपल्स अगर आप स्लाइड से देखना चाह रहे हो ना, स्लाइड में बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ के। तो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा अपनी इसके अंदर, जो भी मेरी रिपोजिटरी में स्लाइड ऐड कर दूंगा, तो आप लोग नोट कर सकते हो, देख लें। ये चीज़ नहीं, पॉइंट ये फाइल के अंदर कौन सा कंटेनर क्या कर रहा है, कब क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो भी मैंने प्रैक्टिकली दिखाई हैं YAML फाइल में, वो आप लोग यहाँ से आके इन डिटेल और अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने हर चीज़ का बताया हुआ है कि एम्प्टी डायरेक्टरी की वॉल्यूम मैंने यहाँ पे बनाई है, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पे कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने। इनिट कंटेनर से रिलेटेड अभी जो भी हम सब कुछ, फिर ये रेफरेंसेस हैं। असल में पॉइंट पावर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा असल में मैं ऑफिस ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको लोड करने में बार बार। बाकी ये सब तो चीज़ें हैं कुछ, ये मैं इतना इन डिटेल में नहीं घुस रहा। ये अगेन ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने हर चीज़ की दी हुई है। इसी तरह अब हम ना एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है सर्विसेज। पावर पॉइंट को लोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब पब्लिक को ना एक्सेस देना है हमें। ये जो मैंने डिप्लॉयमेंट्स बनाई हैं, जो मेरे पॉड्स रन हो रहे हैं, अब पब्लिक को यूज़ भी तो करना है ना उनको, या सिर्फ आपको क्लस्टर के अंदर ही अंदर चलाना है, ऐसा काम तो नहीं करना ना कभी। तो अब हमें पब्लिक को सर्विस देनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने ब्राउज़र पे हिट करूँ, मुझे Nginx का या मेरी वेबसाइट का पेज नज़र आए। तो इस तरह जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरी अभी FIP की एक सर्विस चल रही है। मैं अगर आपको दिखाऊँ kubectl cat सर्विसेज, तो यहाँ पर आप देखो ये एक्सटर्नल आईपी, अगर आप लोग अपने ब्राउज़र पे वेट करोगे ना, तो मेरा FIP की डिप्लॉयमेंट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये मेरे कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर ही चल रहा है ये सब। क्यों इतना लोड हो रहा है? टाइम ले रहा है थोड़ा सा, आई डोंट नो क्यों। आईपी तो ये, ओह सॉरी, मैं बैकएंड कर रहा हूँ, वो हिट कर रहा था, सॉरी सॉरी। फ्रंट एंड की आईपी हिट करनी थी मुझे, और मैंने बिला वजह बैकएंड को भी एक्सपोज करा हुआ है लोड बैलेंसर। अभी मैं असल में टेस्ट वगैरह कर रहा था कुछ चीज़ें, तो इसलिए मैंने एज अ लोड बैलेंसर बैकएंड को एक्सपोज करा हुआ था। तो ये आप देखो, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, साइन इन साइन आउट इस तरीके से। तो इस तरह हमें एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है।
अब ये तो नहीं ना कि सिर्फ आप क्लस्टर के अंदर ही एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, बाहर किसी को एक्सेस ही नहीं दे रहे। तो अब हम वो वाला काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक टॉपिक है सर्विसेज का। अब हमारे पास ना 3-4 टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक होती है क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड यार, क्लस्टर आईपी का मतलब ये होता है कि ये मेरा क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर है। यहाँ पे मेरी एक डिप्लॉयमेंट रन हो रही है, एक नोड ये है, 3 मशीन है नोड्स मतलब, और यहाँ पे कुछ पॉड्स रन हो रहे हैं, एक पॉड, दूसरा पॉड, तीसरा पॉड, इसमें एक पॉड, 2 पॉड रन हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही पॉड रन हो रहा है लेट्स से। अब इस पॉड को इस वाले पॉड से बात करनी है, और इस वाले पॉड को इस वाले पॉड से बात करनी है, इस वाले को इस वाले से बात करनी है। इस तरह अगर क्लस्टर के अंदर ही अंदर आपको बात करनी होती है ना किसी एक पॉड को दूसरे पॉड से, तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। हर पॉड की एक तो आईपी होती है, हर पॉड की एक यूनिक आईपी होती है। इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। या तो आप ये भी कर सकते हो कि हर पॉड की आईपी के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर लो। लेकिन लेट्स से डिप्लॉयमेंट में मेरे एक डिप्लॉयमेंट है इंजन एक्स की, उसके अंदर मेरे पास 100 पॉड्स चल रहे हैं। तो मैं क्या 100 पॉड्स में से लेट्स से 50वें पॉड से मुझे बात करनी है, तो क्या मैं उसकी आईपी याद रखूँगा? नहीं ना, मैं ऐसा काम तो नहीं करूँगा। तो हमें एक ऐसी आईपी चाहिए होती है जो मुझे लोड बैलेंस करवा कर दे दे इन 100 पॉड्स के अंदर, और मैं सिंपल एक आईपी को हिट करूं और वो किसी भी पॉड पे चले जाए उस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो भी पॉड रन हो रहे होंगे। सही है? तो मैं ऐसा काम चाह रहा हूँ, तो लोड बैलेंसिंग हो यहाँ पर। तो विद इन द क्लस्टर अगर एक सर्विस को, जैसे लेट सपोज ये डीबी सर्विस रन हो रही है इस पॉड में, इस पॉड में वेब सर्विस रन हो रही है, इस पॉड में अगेन डीबी रन हो रही है, इसमें वेब, इसमें अगेन वेब, और इसमें कुछ और लेट्स से इसमें भी चलें डीबी रन हो रहा है। सही है? अब डीबी के कंटेनर को, सॉरी वेब के कंटेनर से लेट्स से डीबी के कंटेनर से बात करनी है ना, तो होगा क्या कि वेब का कंटेनर एक स्पेसिफिक डीबी के कंटेनर की आईपी को हिट नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर हम वेब के कोड में जाकर एक स्पेसिफिक आईपी लिख देंगे एक पॉड की, तो वो हमेशा उसी कंटेनर से बात करते रहेंगे हमेशा। हम चाह रहे हैं कि लोड बैलेंसिंग हो कि एक ही आईपी लिखे हैं हम वेब कोड में, और वो डेटाबेस के पॉड चले जाए, 20 के पास चले जाए, रिक्वेस्ट का 20 के पास चले जाए, रिक्वेस्ट का 20 के पास चले जाए, इस वाले डीबी के पास ले जाए, तो लोड बैलेंसिंग होगा। और विद इन द क्लस्टर अगर आपको लोड बैलेंसिंग करवानी हो ना, कम्युनिकेशन करवानी हो सर्विस की, एक सर्विस की दूसरी सर्विस के साथ, कि जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे ना, तो फ्रंट एंड को बैक एंड की सर्विस से या बैक एंड के पॉर्ट से बात करनी पड़ेगी फ्रंट एंड के पॉर्ट्स को, और इसी तरीके से बैक एंड के पॉर्ट्स को क्या मैं डेटाबेस की सर्विसेज से बात करनी पड़ेगी। तो ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द सर्विसेज, ये काम हम करते हैं। एक टॉपिक है क्यूबरनेटीज में सर्विस के नाम से। और सर्विस से क्या होता है, हमें एक आईपी मिल जाती है, सही है, या एक नाम मिल जाता है, एक डीएनएस नेम मिल जाता है, जिसके पीछे एक ही कॉमन आईपी रिजॉल्व हो रही होती है। रिजॉल्व मीन कि जब भी आप उस सर्विस का नेम लिखते हो तो पीछे ये आईपी आ जाती है, एक आईपी आ जाती है, कॉमन आईपी उन हर पॉड्स के लिए जो एक डिप्लॉयमेंट के अंदर रन हो रहे हो, और उनके दरमियान फिर लोड बैलेंसिंग हो जाती है उस कॉमन आईपी के थ्रू। एन पॉड्स के दरमियान किसी पे भी रिक्वेस्ट चली आएगी जब भी आप उस डीएनएस को कोई रिक्वेस्ट करोगे। तो लेट से अगर वेब को डीबी से बात करनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी, डीबी से मुझे बात करनी है। मैं अपने कोड में लेट से मैंने लिख दिया पिंग डीबी, क्या नाम है, वेब के कंटेनर में मैं गया, मैंने चाहा कि मैं डीबी को पिंग करूँ, ऐसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने डीबी को पिंग करा, तो डीबी को जब आप, ये क्या है, एक डीएनएस नेम है, तो आप पिंग करोगे तो उसके पीछे डीबी की सर्विस की कॉमन एक आईपी आ जाएगी। सही है? और उसके पीछे जितने भी डीबी के डिप्लॉयमेंट के पॉड्स रन हो रहेंगे उनके दरमियान आपकी रिक्वेस्ट जो भी आपने पिंग करा है वो किसी भी पॉड के ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप विद इन द क्लस्टर, मतलब क्लस्टर के अंदर ही, विद इन द सर्विस क्लस्टर के अंदर ही सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे हो ना, तो उसके लिए हम एक सर्विस की टाइप होती है क्लस्टर आईपी। क्योंकि देखो बाहर से कोई बंदा, मैं या आप या कोई भी बाहर से बंदा इन सर्विसेज को अभी एक्सेस नहीं कर रहा। अभी हम बात करेंगे क्लस्टर के अंदर एक सर्विस दूसरी सर्विस को बात करना चाह रही है, तो हम क्लस्टर आईपी यूज़ करते हैं। क्लस्टर आईपी इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है?
फिर अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम सर्विस का नेम नहीं लिखते तो वो क्लस्टर आईपी कंसीडर किया जाता है। फिर एक होती है नोड पोर्ट। नोड पोर्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 नोड्स बनाए हुए हैं, N1 N2। नोड्स आर बेसिकली मशीन्स, में अगेन बता रहा हूँ, जिनके अंदर पॉड्स रन होते हैं, वो पॉड्स के अंदर कंटेनर्स रन होते हैं। अब नोड पोर्ट से क्या होता है कि किसी भी नोड की आपको ना आईपी याद होनी चाहिए। जैसे इस नोड की आईपी है, पब्लिक आईपी होनी चाहिए आपके पास, कि आप अपने घर से या विद इन द क्लस्टर अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपके पास प्राइवेट आईपी होनी चाहिए नोड्स की। आप उस आईपी को हिट करो और यहाँ पर ना आपको एक नोड पोर्ट दे देता है क्यूबरनेटीज। तो उसकी रेंज होती है 30,000 से 33,000 के अराउंड। उस पोर्ट के साथ आप हिट करोगे ना तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी उस स्पेसिफिक नोड के साथ, और नोड के पास जिसकी आईपी आपने यहाँ पे हिट करी होगी ब्राउज़र पे विद दैट पोर्ट। आपके पास रिक्वेस्ट गई और फिर ये आपकी रिक्वेस्ट देखेगा नोड के, आपकी रिक्वेस्ट कौन सी सर्विस के लिए थी, उस सर्विस को फॉरवर्ड कर देगा। अगर वो सर्विस किसी दूसरे नोड के अंदर पॉड में रन हो रही है तो वो यूं भी फॉरवर्ड कर देता है। अगर किसी कोई क्वेश्चन है, आई थिंक ओ सही। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट करी इस नोड के आईपी के थ्रू और आपकी सर्विस चली थी इस नोड पे, तो ये वाला नोड क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को इस वाली सर्विस तक भी भेज देगा। या आप इस सर्विस को इस नोड की आईपी से भी एक्सेस कर सकते हो, इस नोड की आईपी से भी, इस नोड की आईपी से भी। तो बेसिकली आप किसी भी नोड की आईपी लो और वो नोड पोर्ट लिख दो, तो आपकी क्लस्टर के अंदर सर्विस किसी भी नोड पे रन हो रही होगी, वो नोड, उस नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उस सर्विस तक आपकी कम्युनिकेशन करवाए। तो ये नोड पोर्ट होता है। और नोड पोर्ट इस तरह यूज़ नहीं करते हम, कभी भी यूज़ नहीं करते, ये टेस्ट एनवायरनमेंट में कभी कभी अगर आपको यूज़ करना पड़ जाए तो। बाकी एक होती है लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का अभी मैं इनकी ना आपको एक एक चीज़ की डायग्राम दिखाऊंगा ना तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोड बैलेंसर क्या करता है कि आप किसी नोड की आईपी याद नहीं रखते हैं। जैसे नोड पोर्ट में नुकसान क्या था कि आपको नोड की आईपी याद रखनी पड़ रही थी हर नोड की, नोड 1 की, नोड 2 की, नोड 3 की। तो यहाँ पे मसला हो रहा था, आप नोड्स की आईपी थोड़ी याद रखोगे। लोड बैलेंसर क्या करता है कि आपको एक कॉमन आईपी दे देता है, आप उस कॉमन आईपी को हिट करते हो, वो विद इन द नोड किसी भी नोड को भेज देता है। इस तरीके से यूँ भेज देगा, कभी इस वाले नोड को भेज देगा, और फिर जब नोड के बाद रिक्वेस्ट जाती है तो नोड आगे सर्विसेज से आपकी कम्युनिकेशन करवा देता है। अब इसको ना मैं स्लाइड से दिखाता हूँ। यहाँ पर बस सर्विसेज आ जाए ना एक बार। मैं सर्विसेज का टॉपिक असल में मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेटफुल सेट्स हैं, सॉरी, यहाँ करीब में ही होगी आई थिंक सर्विसेज का टॉपिक। एक सेकंड मैं ज़रा ढूंढ लूँ, ये आई थिंक ये रहा। हाँ, तो अब ये सर्विसेज का टॉपिक मैंने अगेन बताया कि 3 टाइप की सर्विस होती है। एक और टाइप की सर्विस होती है हेडलेस सर्विस। वो जब हम स्टेटफुल सेट आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगी। आई थिंक किसी ने चैट में कुछ लिखा है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैं यार रिपॉजिटरी है ना मेरी ये क्यूबरनेटीज काटास वाली, इसी के ऊपर ना अभी मैं सेशन के बाद ना डाल दूँगा इस वाली रिपॉजिटरी में। ये वाली लिंक मैं आपको दे देता हूँ, ये मैंने अपनी पोस्ट में भी शेयर करी हुई थी फेसबुक पे, आप देखोगे ना तो वहाँ पर भी यही है। मैं अगेन चैट में भी दे देता हूँ, तो यहीं पे सब कुछ YAML फाइल भी मिल जाएंगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब आप ज़रा ये देखोगे ना स्लाइड के अंदर आपको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हो सकता है कि मैं भी आपको जल्दी जल्दी में जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ जो है वो आपको समझ ना आए, लेकिन स्लाइड में हर चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। आप सिर्फ स्लाइड पढ़ भी लोगे ना आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या कहना चाह रहा था मैं। तो अब ये सर्विसेज का टॉपिक है ना, अब सर्विसेज में देखो आप कि
3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, एक और होती है हेडलेस, वो आपको मैं जब स्टेटफुल सेट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। क्लस्टर आईपी विद इन द क्लस्टर बात करने के लिए सर्विसेज की आपस में कम्युनिकेशन, प्राइवेट कम्युनिकेशन विद इन द क्लस्टर मीन्स कि बाहर से कोई बंदा बात नहीं कर सकता सर्विस से। सर्विस एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात कर रही है क्लस्टर के अंदर ही, तो हम उस वक्त बनाते हैं क्लस्टर आईपी। नोड पोर्ट मैंने बताया कि किसी भी नोड की आईपी आपको याद रखनी पड़ेगी, उस नोड को आप हिट करते हो एक स्पेसिफिक पोर्ट के साथ, तो आपकी रिक्वेस्ट को वो फिर फॉरवर्ड कर देता है नोड के अंदर जो सर्विसेज रन हो रही हैं, चाहे वो उसी नोड के ऊपर रन हो रही हो या दूसरे नोड्स के ऊपर रन हो रही हो, तो वो आपकी सर्विसेज से कम्युनिकेशन लाजमी करवा देगा। अच्छा, क्लस्टर आईपी सर्विस, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लस्टर आईपी को वेब सर्वर को फ्रंट एंड से बात करनी हो, फ्रंट एंड को बैक एंड से बात करनी हो, बैक एंड को डेटाबेस से बात करनी हो, इस तरह। अब ये एग्जांपल है क्लस्टर आईपी की, ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक नोड 1 है, नोड 2 है, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई ये मेरी माई सीक्वल की एक सर्विस, अच्छा मैं इसको ना बड़ा करके प्रेजेंट कर लेता हूँ, स्लाइड शो कर लेता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने 2 डिप्लॉयमेंट्स बनाई हुई थी, ठीक है। 2 डिप्लॉयमेंट बनाई हुई है, डिप्लॉयमेंट के अंदर मैंने बताया था रेप्लिका सेट काम कर रहा होता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक और मैंने माई सीक्वल की डिप्लॉयमेंट भी बनाई हुई है दूसरे नोड के ऊपर, जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसके अंडर उसका रेप्लिका सेट चल रहा है और उसके अंडर उसके पॉड्स चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर रेप्लिका सेट वेब का चल रहा है, डिप्लॉयमेंट वेब वाली के अंदर, और उसके अंदर उसके पॉड्स चल रहे हैं। अब लेट्स से वेब वाले पॉड्स को बात करनी है डेटाबेस वाले पॉड्स से, और वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे नोड के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, क्लस्टर आईपी के थ्रू बात करेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ। और लोड बैलेंसिंग भी होगी, जैसे अगर वेब के कोड के अंदर आप जब कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिखते हैं ना हम लोग, डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग, तो आप उसमें वहाँ पे जाके होस्ट का नेम बताते हो, होस्ट के नेम की जगह अब आप क्या लिखोगे, सर्विस नेम, ठीक है, जो भी आपकी माईसीक्वल की सर्विस आप एक्सपोज करोगे, तो आप वो लिख दोगे, तो उससे क्या होगा कि कुबरनेटिस खुद ब खुद उन उस सर्विस के अंदर जो जो पॉड्स होंगे ना, उसके अंदर लोड बैलेंसिंग कर देगा। इसी तरीके से अगर इनको बात करनी है क्या नाम है, वेब वाले पॉड्स को बात करनी है, आई थिंक मैंने यहाँ पर वेब, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पर होगा माई सीक्वल पॉड्स, ये ना मैंने मिस्टेक करी हुई थोड़ी स्लाइड्स में, तो यहाँ पे माई सीक्वल पॉड्स हैं और वो बात कर रहे हैं वेब के पॉड्स से, और वेब के पॉड्स बात कर रहे हैं माई सीक्वल के पॉड्स से। यार ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, ये एक और अच्छी एग्जांपल है कि ये मेरी सर्विस 1 थी, सर्विस 1 पॉड ए, पॉड बी, पॉड सी, पॉड डी। अब इस तरीके से एक नेटवर्क हो रहा होता है, बेसिकली नेटवर्क बना हुआ होता है, ये क्लस्टर आईपी हमें मिली हुई होती है और आपस में सर्विसेज बात कर रही होती है। ये आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे राउटर वगैरह के चीज़ें भी हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल है समझने में। ये बेसिकली स्टेप्स बताए हुए हैं कि अगर लेट से सर्विस 1 को बात करनी है पॉड डी के साथ, तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ से यूँ होते हुए जाएगा, अपने नोड से निकलेगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो रिस्पॉन्स आएगा वो इसी फ्लो में आएगा, पहले ये इसको, फिर 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 इसको, ऐसे। फिर नोड पोर्ट सर्विस है। अच्छा मैं देख लेता हूँ, कोई आई थिंक एंटर हुआ था तो, ठीक है। तो नोड पोर्ट की सर्विस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी एक स्पेसिफिक नोड की आईपी याद रखते हो और उसको हिट करते हो। अच्छा, ये इससे बेहतर ये वाली आई थिंक ज़्यादा बेहतर है यार, ये ऑफिस के ऊपर ना थोड़ा सा फट रही है तस्वीरें। तो आप क्या करते हो कि बेसिकली पोर्ट्स के अंदर आपको नोड पोर्ट मैंने बताया था कि 30,000 के अराउंड और 33,000 के अराउंड उसकी पोर्ट की रेंज होती है, तो आप नोड पोर्ट को स्पेसिफाई भी कर सकते हो। आप क्या करते हो, उस नोड के ऊपर आईपी अपनी उस नोड की
नोड आईपी, नोड की पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी। अगर आपको विद इन द क्लस्टर एक्सेस करना है तो आप प्राइवेट आईपी यूज़ करोगे, क्लस्टर के अंदर ही एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर हिट करना है तो। लेकिन अगर आप क्लस्टर से बाहर एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप पब्लिक आईपी यूज़ करोगे नोड की, और उसका पोर्ट मतलब नोड पोर्ट आएगा, नोड पोर्ट यहाँ पर जो भी एक्सपोज होकर सर्विस देगी वो आप यहाँ पर लिखोगे, तो वो उस नोड के पास जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, और वो नोड क्लस्टर के अंदर जहाँ पर भी किसी भी नोड के ऊपर सर्विस रन हो रही हो उससे आपको रिस्पॉन्स ला कर देगा। तो नोड पोर्ट का ये फ़ायदा है। फिर यहाँ पर अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सर्विसेज का। फिर लोड बैलेंसर वाली सर्विस, अच्छा ये अब लोड नोड पोर्ट के अंदर एक क्लस्टर आईपी सर्विस चल रही होती है, सही है। जैसे क्लस्टर आईपी के अंदर या ऊपर कोई सर्विस, सॉरी क्लस्टर आईपी के अंदर कोई और चीज़ नहीं होती, डायरेक्ट पॉड्स होता है, सही है। और जो नोड पोर्ट होती है, नोड पोर्ट के अंदर क्लस्टर आईपी चल रही होती है। इसी तरीके से लोड बैलेंसर जो होता है उसके अंदर नोड पोर्ट होता है, और नोड पोर्ट के अंदर क्लस्टर आईपी होता है। तो इस तरीके से अगर मैं एक वो बनाऊँ ना सेट डायग्राम इसकी, तो होता ये कि एक मेरे पास है लेट्स से, मैंने बताया ना लोड बैलेंसर सर्विस। लोड बैलेंसर सर्विस जब आप बनाते हो ना तो उसके अंडर नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी खुद ब खुद बन जाती है, नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी। इसी तरीके से जब आप नोड पोर्ट बनाते हो, नोड पोर्ट सर्विस बनाते हो, तो उसके अंडर क्लस्टर आईपी खुद ब खुद बन जाती है, और क्लस्टर आईपी बनाते हो तो वो अकेली ही बनती है बस। तो ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो मैं इंटरनेट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, मैंने रिक्वेस्ट करी लोड बैलेंसर की आईपी को। अब वो जो है वो किसी भी नोड के ऊपर लोड बैलेंस हो जाएगी, सही है। नोड की आईपीज़ मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। लोड बैलेंसर किसी भी नोड को फॉरवर्ड कर देगा। अब नोड पोर्ट तक रिक्वेस्ट आ गई, नोड पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट आई, फिर नोड पोर्ट क्या करेगा कि क्लस्टर आईपी को कांटेक्ट करेगा उस नोड के अंदर जो भी क्लस्टर आईपी या किसी भी नोड के ऊपर सर्विस रन हो रही है। लेट्स अगर सर्विस मेरी यहाँ पर रन हो रही है ना, वेब की सर्विस मेरी यहाँ पर रन हो रही है, यहाँ पे तो MySQL रन हो रहा है, लेकिन लोड बैलेंसर ने इधर भेज दी रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा, उसको पता होगा कि वेब की सर्विस इस वाले नोड पे रन हो रही है, तो वो इसको इधर रीडायरेक्ट करेगा। तो आप अगर ये एरर देख रहे हो ना, एरो, तो वो यहाँ पर जा रही है। तो एक नोड अगर गलत नोड के पास रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो उस नोड के पास भी भेज देता है जहाँ पर सर्विस एक्चुअल में रन हो रही है। तो ये लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी सर्विसेज होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने डेमो दिया हुआ है कि कैसे काम करती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि क्लस्टर आईपी और लोड बैलेंसर का हम डेमो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना अगर मैं kubectl की कमांड से आपको नोड सिखाऊँ, गेट नोड्स -o वाइड, तो यहाँ पर आप क्लाउड के ऊपर बेसिकली ये होता है कि आपको पब्लिक आईपी नहीं मिली हुई होती नोड्स की, हाइड करा हुआ होता है क्लाउड प्रोवाइडर्स ने। इंटरनल आईपी मीन्स आपको प्राइवेट आईपी मिल जाती है, तो इसलिए हम लोग नोड पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते अभी। अगर नोड पोर्ट को एक्सेस करना होता है तो आपको नोड की पब्लिक आईपी चाहिए होती हैं। और मैनेज सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं AKS, तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल आईपीज़ नहीं मिलती हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि ना, मैं एक जो मैंने Nginx की डिप्लॉयमेंट बनाई हुई थी, ठीक है, सिंपल सी एक Nginx की डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ सिंपल एक कमांड से, मैं कोई अमल भी यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। kubectl, अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी डिप्लॉयमेंट्स बनी हुई हैं। Nginx डिप्लॉयमेंट बनी हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट डिप्लॉयमेंट, मैंने लिखा है Nginx डिप्लॉयमेंट, ठीक है, तो इसने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ Nginx -test के नाम से, क्रिएट डिप्लॉयमेंट। मैं आपको YAML से नहीं दिखा रहा, मैं सिंपल कमांड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाती है। तो मैंने क्रिएट डिप्लॉयमेंट Nginx करा, इमेज मैंने बता दी, उस डिप्लॉयमेंट में जो कंटेनर्स रन होंगे उनकी इमेज होगी सिंपल Nginx, और कौन से पोर्ट के ऊपर रन हो रहा होगा और मैंने बता दिया 80 पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स रन हो रहे होंगे। और रेप्लिकास में बोल देता हूँ कि 3 रेप्लिकास हैं इसके, ठीक है। Nginx,
अच्छा डिप्लॉयमेंट का नाम लिख देता हूँ SVC, Nginx सर्विस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। kubectl cat डिप्लॉयमेंट, तो ये यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट बन गई। अब इस डिप्लॉयमेंट, ये जो डिप्लॉयमेंट है ना, ये भी एक्सेसिबल है सिर्फ क्लस्टर के अंदर, कि आप पॉड, अगर आपको Nginx का वेलकम पेज चाहिए ना, तो आपको पहले क्लस्टर के अंदर होना चाहिए और पॉड्स की IP पता होनी चाहिए। अभी हमने इसको एज अ सर्विस एक्सपोज नहीं करा। अब देखो मैं kubectl एक्सपोज की कमांड से क्या होता है कि हम इस डिप्लॉयमेंट को पब्लिकली एक्सपोज करना चाह रहे हैं। पब्लिकली एक्सपोज उस वक्त करते हैं जब आपको लोड एज अ लोड बैलेंसर सर्विस चाहिए हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ लोड बैलेंसर पब्लिकली एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा kubectl एक्सपोज, और मैंने लिखा कि कौन सी डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा Nginx SVC, और मैंने यहाँ पर बता दिया पोर्ट उसका, कि पोर्ट कौन सा पोर्ट यूज़ होगा, क्या नाम है, एक्सपोज करने के बाद कि मैं कौन सा पोर्ट के ऊपर एक्सेस करूँगा Nginx 80। और फिर मैंने इसको टाइप बता दी कि मेरी जो सर्विस टाइप है, मैं एज अ लोड बैलेंसर उसको एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक और क्या होगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये एक्सपोज की कमांड, ओह सॉरी, एक्सपोज के बाद मैं डिप्लॉयमेंट लिखना भूल गया, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसने लोड बैलेंसर इस तरीके से लिखते नहीं, बट इसने स्टिल गेट सर्विसेज करूँगा ना मैं, तो आप देखो यहाँ पर इसने Nginx सर्विस के नाम से एक 8 सेकंड पहले एक सर्विस बनाई है। अभी एक्सटर्नल IP नहीं आई यहाँ पर, वो खुद अभी क्लाउड से ले रहा है अभी एक्सटर्नल IP, थोड़ी देर बाद अभी आ जाएगी। ओ आई थिंक इसने, ओ एक सेकेंड मुझे ये सर्विस डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ, एक मसला हो गया है। kubectl delete SVC Nginx -SVC get deployments Nginx के नेम से ना मैं यार एक्सपोज डिप्लॉयमेंट लिखते थे यहाँ पर, लोड बैलेंसर तो ऐसे ही लिखते हैं। ओह सॉरी, अच्छा यहाँ पे मैं डैश डैश डालना भूल गया था, इसलिए Nginx -SVC। अच्छा ये मैंने डिप्लॉयमेंट का नेम बता दिया। अब देखो अब एरर नहीं आएगा कोई, तो इसने सक्सेसफुली एक्सपोज कर दिया। kubectl get services, SVC भी लिख सकते हो आप, सर्विसेज भी लिख सकते हो। अब आप देखो कि यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, एक्सटर्नल IP अभी क्लाउड प्रोवाइडर से ले रहा है ये। अब देखो इसने एक IP दे दी मुझे, जब मैंने इसको इस डिप्लॉयमेंट को एज अ सर्विस एक्सपोज कर दिया। टाइप देख रहे हो आप, लोड बैलेंसर, इसकी मुझे क्लस्टर IP, मैंने बताया था ना कि जब आप लोड बैलेंसर बनाते हो तो उसके अंडर एक नोड पोर्ट भी बनता है, क्लस्टर IP बनता है। तो देखो विद इन द क्लस्टर अगर आपको इस सर्विस को एक्सेस करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको क्लस्टर के बाहर से एक्सेस करना है तो आपको इस IP के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ ना अपने ब्राउज़र से, तो आप देखो वेलकम टू Nginx आ जाएगा यहाँ पर। हाँ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डोंट नो, रिफ्रेश करता हूँ मैं ज़रा इसको अगेन। तो ये देखो वेलकम टू Nginx आ गया। अब इसी तरीके से आप अपनी फ्रंट एंड को सर्व कर सकते हो। आपने अपने फ्रंट एंड के पॉड्स बनाए, उनको एज अ सर्विस आप एक्सपोज कर दो, तो आपको पब्लिकली क्लस्टर के बाहर आप अपने लैपटॉप से आप सब भी इस IP को हिट करोगे तो देखो वेलकम टू Nginx आ जाएगा। तो सर्विसेज अभी ये हमने पब्लिकली एक्सपोज करा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्विस क्लस्टर के अंदर जो वेब वेब का वेब सर्वर बैकएंड है मेरा, वो डेटाबेस से बात करना चाह रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि बाहर से कोई बात नहीं करनी, मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन है ना ये, तो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए हम पब्लिक एक्सेस नहीं देते ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बैड प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने बैकएंड जो है अपना एक्सपोज करा हुआ है, डेटाबेस एक्सपोज करा हुआ है, डेटाबेस का एक्सेस आप क्लाइंट को डायरेक्ट देने लग गए एज लोड बैलेंसर, तो वो तो मसला हो जाएगा फिर। और बैकएंड को अगर डेटाबेस से बात करनी है तो वो क्लस्टर के अंदर से ही करेगा, तो वहाँ पर हम क्लस्टर IP बनाते हैं।
तो क्लस्टर आईपी अगर आप टाइप चेंज आप क्लस्टर आईपी कर दोगे तो वो क्लस्टर के अंदर एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात कर पाएगी, वरना बगैर सर्विस के एक्सपोज करना चाह रहे हो बात, तो आपको फिर पोर्ट्स की आईपीज याद करनी पड़ेंगी। तो ये सर्विसेज का टॉपिक होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो अपनी सर्विसेज से आउटसाइड द क्लस्टर भी और इनसाइड द क्लस्टर भी, अगर आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है तो। सही है। अब हाँ मैं सही है। तो आई थिंक सर्विसेज हो गया, कॉन्फ़िग मैप्स और सीक्रेट्स। तो कॉन्फ़िग मैप्स बेसिकली एक वॉल्यूम, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, cd डॉट क्लियर cd सीक्रेट्स। अब ना कुछ हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, जो हमें हमारी एप्लीकेशंस को चाहिए होता है, जैसे डेटाबेस का आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, इस तरह की जो चीज़ होती हैं, या कुछ सीक्रेट्स होते हैं आपके पास जो आपके पॉड्स के अंदर रन होने चाहिए। अब लेट्स से अगर मेरी डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर 50 मेरे पॉड्स रन हो रहे हैं और उन सबको अगर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए जो ओएस के ऊपर डिप्लॉय हुआ होना चाहिए, या अगर आपने अपने, क्योंकि इमेज के अंदर डालोगे तो आपने पब्लिक कर दिया सब कुछ, अपने सीक्रेट्स ही पब्लिक कर दिए हैं इमेज के अंदर। अगर आपने या गिटहब के ऊपर आपने .env की फाइल डाली हुई है तो वो तो मतलब आपने पब्लिकली एक्सेस दे दिया सबको कि आ जाओ भाई मेरा डेटाबेस हैक कर लो, मेरा बैकएंड हैक कर लो। तो हम .env क्योंकि ना ही गिटहब पे डालते हैं, जब गिटहब पे नहीं डालते तो गिटहब से जब कोड पुल होता है तो उसकी इमेज बनती है, तो इमेज के अंदर आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं होते। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अब आपको अगर पॉड के अंदर चाहिए तो पॉड के अंदर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अगर आपके डिप्लॉयमेंट के अंदर 50 पॉड्स रन हो रहे हैं तो आप हर पॉड के अंदर जा जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो नहीं बनाओगे ना, तो ये एक मसला हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है क्यूबरनेटीज़ में, सीक्रेट्स। तो सीक्रेट्स को अगर मैं पहले से करूँ ना, कैट सीक्रेट डॉट यामल, तो यहाँ पर देखो एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है क्यूबरनेटीज़ में सीक्रेट के नाम से। आप यहाँ पे डेटा लिख देते हो अपना और बता देते हो कि ये मेरा वेरिएबल है, उसकी ये वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली बेस 64 एनकोडिंग के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स भी करे हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो। तो आप अगर जो भी लेट से अगर माई सीक्वल के कंटेनर को माई सीक्वल का रूट यूज़र नेम चाहिए या पासवर्ड चाहिए, तो आपने एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट बनाया है इस तरह। और ये जो वैल्यू है ना, जैसे लेट सपोज मैंने यूज़र नेम रखना था रूट, ठीक है, तो मैं रूट को कैसे लिखूँगा, बेस 60, क्योंकि सीक्रेट के ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो सिर्फ बेस 64 की वैल्यूज़ लेता है, इसके अलावा वैल्यू नहीं लेते वो। तो वो बेस 64 की वैल्यू लेने के लिए हम लिखते हैं इको डैश एन, और फिर यहाँ पर आप लिखो, जैसे मैंने लिख दिया रूट, और यहाँ पर लिख दो आप बेस 64, ठीक है। तो ये देखो बेस 64 की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आप उठाओ और यहाँ पे डबल कोट्स में वैल्यू दे दो, जैसे रूट की वैल्यू होती है बेस 64 में ये। तो इस तरीके से आपने अपने डेटा की ये वैल्यूज रख दी। अब जब आप अपना वो बना रहे होगे ना, क्या नाम है, डिप्लॉयमेंट, तो जैसे मैंने वॉल्यूम्स का बताया था कि वॉल्यूम्स हम माउंट करते हैं, इसी तरीके से हम सीक्रेट वॉल्यूम्स भी माउंट करते हैं। ये एक सीक्रेट की वॉल्यूम बन गई, सीक्रेट का ऑब्जेक्ट आप डिप्लॉय कर दोगे kubectl अप्लाई सीक्रेट डॉट YAML, इससे सीक्रेट बन जाएगा आपका, सीक्रेट बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि जैसे ये मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल बनाई हुई है ना, यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम्स मैंने एक डिक्लेयर करा, अंडर स्पैक मैंने लिखा वॉल्यूम, नेम मैंने से लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो ABCD, मैंने लिख दिया सीक्रेट वॉल्यूम। फिर मैं बताऊंगा कि इस वॉल्यूम में डेटा कहाँ से आएगा, मैंने बोला एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट से आएगा, यहाँ पे आपको सीक्रेट ही लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कौन से सीक्रेट ऑब्जेक्ट से आएगा, जो हमने अभी अभी डिप्लॉय करा था सीक्रेट डेमो वाले ऑब्जेक्ट से। पहले आप अप्लाई करोगे इसको, अगर आपने ये अप्लाई नहीं करा हुआ ना कुबरनेटीज़ में तो ये डिप्लॉयमेंट बनेगी नहीं, वो बोलेगा कि सीक्रेट डेमो वाले नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे इस डिप्लॉयमेंट को ये सीक्रेट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने सारे पॉड्स के अंदर खुद ब खुद इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के नाम से कुछ वेरिएबल्स बना देगा, इन नेम्स के नाम से, इनकी वैल्यूज़ के नाम से। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो डेटा होता है ना सीक्रेट्स के अंदर, वो एनक्रिप्टेड होता है, मीन्स कि वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता, हर किसी को आपका समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है कॉन्फ़िग में।
कॉन्फिग मैप्स और सीक्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, बट कॉन्फिग मैप्स के अंदर बेसिकली डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता, और वहाँ पर आप डायरेक्ट की एंड वैल्यूज़ में दे रहे होते हो चीज़ें। तो ये सीक्रेट होते हैं और कॉन्फिग मैप्स होता है। तो आई थिंक और कुछ रहता है तो मैं, कोई क्वेश्चन है किसी को इन चीज़ों से रिलेटेड? बाकी मैं ये जो स्लाइड्स है ना, ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ सेशन के बाद। आई थिंक इट्स इनफ आज के लिए, इतना सही है। तो खैर फिर मैं नेक्स्ट सेशन अगर कभी कर पाऊँगा तो मैं उसमें अनाउंस कर दूँगा, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं उसमें कवर कर लूँगा। बाकी जो मैंने रिपोजिटरी दी हुई है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर इवन आप इंटरनेट से भी पढ़ रहे हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपको YAML आपको इजीली मिल जाएंगी और आप कमेंट्स भी पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो उसमें से। तो आई थिंक ये इनफ है फॉर टुडे। तो कोई क्वेश्चन है किसी को? थैंक यू। फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग को।